अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग फैसलाबाद। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ कि बिल्कुल खैरियत से होंगे और आपकी सुबह का आगाज़ बेहतरीन अंदाज में हो चुका होगा। नया हफ्ता है जनाब और नए दिन का आगाज़ जो है वो बेहतरीन अंदाज में होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और बहुत ज़्यादा ज़रूरी ये भी है कि आप अपना फुल वीक जो है उसे अच्छे से प्लान करें, क्योंकि अगर कुछ माइलस्टोन्स आप रखेंगे तो पूरा हफ्ता आपके लिए बड़ा ईजी हो जाता है कि आपकी मसरूफियत किस तरह की होनी चाहिए और उसमें किस किस तरह के जो टारगेट्स हैं, क्योंकि जब हम टारगेट सेट करते हैं उसको अचीव करना, फिर उसके लिए उतना ही ज़्यादा हम डेस्परेट भी होते हैं, उतनी ही ज़्यादा उसके लिए मेहनत भी करते हैं। तो बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है कि जब भी आप अपने किसी भी काम का आगाज़ करें, एक तो बिस्मिल्लाह से करें, क्योंकि बिस्मिल्लाह की बड़ी ताकत है। मैं और बड़ी अच्छी बात मैं रात ही एक जगह पे पढ़ रही थी कि बिस्मिल्लाह को एक बहुत ही कम, मतलब हम बड़ी एक नॉर्मल सी चीज़ समझते हैं, लेकिन बिस्मिल्लाह की इतनी ज़्यादा ताकत है कि उससे आपका रिस्क हो तो उसमें बरकत आ जाती है, काम है तो उसमें बरकत आ जाती है। आप कहीं जा रहे हैं और आपको कोई चीज़ खौफज़दा कर रही है और अगर आप मुसलसल बिस्मिल्लाह का विर्द करते हैं तो बहुत सारी चीज़ें आपके लिए आसान हो जाती हैं। तो कोशिश करें कि छोटी छोटी अच्छी चीज़ों को अपनी लाइफ का हिस्सा बनाने के भरपूर तरीके से उसको ट्राई करें, ताकि आपके लिए जो ज़िंदगी की मुश्किलें हैं वो आसानियों में बदल जाएं। बेशक अल्लाह ने हर मुश्किल के साथ आसानी रखी है और अल्लाह पाक आपके लिए बहुत सारी ढेरों ढेर आसानियाँ पैदा करें, आमीन। और जैसा कि कहते हैं कि हमारा जो मूड अगर खुशगवार होता है तो फिर हमें मौसम भी बड़ा खुशगवार दिखाई देता है। बाहर का मौसम किसी तरह का भी हो, लेकिन अगर आपके अंदर का मौसम जो है वो बेहतर नहीं है तो आपको कोई भी चीज़ अच्छी नहीं लगती है। तो कोशिश करें कि ज़्यादा से ज़्यादा खुद को भी खुश रखें, अपने इर्द गिर्द जितने लोग हैं उन सबको भी खुश रखने की कोशिश करें, क्योंकि आपकी खुशी आपके प्यारों की खुशी के साथ जुड़ी हुई होती है। जब तक आप खुद का ख्याल नहीं रखेंगे, खुद को खुश नहीं रखेंगे, यकीन जानिए आप किसी दूसरे को खुश नहीं रख सकते। और दूसरों को खुश रखने की सबसे बड़ी की यही है कि पहले आप अपनी ज़ात से मोहब्बत करें, अपने बारे में सोचें, अपनी अच्छाई करें, फिर अपनी उसी अच्छाई को बढ़ा के सबके लिए जो है वो बहुत सारी ढेरों ढेर आसानियाँ पैदा करें, आपकी ज़िंदगी का हर दिन कामयाब बनाए और आपकी ज़िंदगी में ढेरों ढेर सुकून हो, क्योंकि सुकून होना ज़िंदगी में बहुत बड़ी नेमत है। और अल्लाह करे कि अल्लाह आप सबकी ज़िंदगी में बेतहाशा सुकून लेकर नेमत है और अल्लाह करे कि अल्लाह आप सबकी ज़िंदगी में बेतहाशा सुकून लेकर आए। शहर फैसलाबाद के मौसम की बात करें तो मौसम जो है वो तब्दील होता रहता है। बड़े मज़े की जो है वो सर्दी तो चल रही है, लेकिन आज के दिन का दर्जा हरारत क्या रहेगा ये जानेंगे हमारे स्पेशल सेगमेंट टुडेज वेदर में। आज शहर फैसलाबाद का ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत 23 डिग्री सेंटीग्रेड और कम से कम दर्जा हरारत 9 डिग्री सेंटीग्रेड रहेगा, जिसका मतलब ये है कि मौसम तो बड़ा ही खुशगवार है, खूबसूरत है। धूप बहुत तीखी सी, एक होती ना कि बहुत तेज़ धूप है, उस तरह की धूप नहीं है, लेकिन फिर भी हमें सूरज दिखाई देगा और आप अपने घरों से बाहर निकल सकते हैं, अपने काम जो है वो बड़े आसान अंदाज से कर सकते हैं। और इसी तरह से जो है मौसम खुशगवार रहे, धूप निकलती रहे तो सर्दियाँ फिर ही खूबसूरत नज़र आती हैं, क्योंकि पाकिस्तान एक बड़ी ही रिच कंट्री है इस लिहाज से कि अल्लाह ने यहाँ पे हर तरह का मौसम दिया है, हर तरह की नेमत दी है। तो मौसम की अगर बात करें तो फैसलाबाद का मौसम भी आज खासा खुशगवार है। आप रूटीन के मुताबिक अपनी जो एक्टिविटीज़ है उसे प्लान कर सकते हैं, घरों से बाहर निकल सकते हैं। थोड़ी बहुत जो है वो सर्दी भी रहेगी और आप जो है वो सूरज से भी लुत्फ़अंदोज़ हो सकेंगे। तो अल्लाह करे कि आपका पूरा दिन बहुत ही खुशगवार गुजरे। लेकिन जैसा कि हमेशा मैं कहती हूँ, जब भी बाहर निकलें तो मास्क का इस्तेमाल लाजमी करें, क्योंकि आपकी सेहत हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और आज बर्थडे भी है, मियाँ हसीब तारिक हैं उनकी। मैनी मैनी हैप्पी रिटर्न्स ऑफ द डे। अल्लाह करे कि आपकी ज़िंदगी में ढेरों ढेर खुशियाँ आएँ और आज का दिन आप बहुत ही खुश असलूबी से, बहुत ही भरपूर अंदाज से मनाएं। इनके बर्थडे के हवाले से हमारे पास एक वीडियो है, चले देखते हैं। मैनी मैनी हैप्पी रिटर्न्स ऑफ द डे हसीब, आपकी ज़िंदगी जो है अल्लाह ढेरों ढेर खुशियों से भर दे, कामयाबियों से भर दे। मेरी और मेरी पूरी टीम की जानिब से आपको सालगिरह की बहुत बहुत ढेरों मुबारकबाद। और फैसलाबाद के हवाले से बात करें तो फैसलाबाद हमेशा से, जैसे मैं कहती हूँ कि तजारती लिहाज से एक बहुत ही जो है अहम मरकज़ है। लोग दूर दराज के इलाकों से यहाँ पर आते हैं, आके काम करते हैं और शहर फैसलाबाद के जितने भी शहरी हैं उनका भी रोज़गार यहीं से वाबस्ता है। एक बहुत बड़ी इंडस्ट्री है जो यहाँ से चल रही है और उन्हीं इंडस्ट्री को जो है वो बहुत सारे मसाइल का सामना भी करना पड़ रहा है। आज भी जो है हम इन्हीं तरह के सनत व तजारत के हवाले से बात करेंगे कि हमारी इंडस्ट्री को स्पेशली फैसलाबाद में किस तरह के मसाइल का सामना है और उसका हल किस तरह से मुमकिन हो सकता है, क्योंकि इलेक्शंस भी करीब हैं। तो आने वाले टाइम में देखते हैं कि ऊंट किस करवट बैठता है, क्या इन मसाइल का हल हो पाएगा या नहीं। इसी हवाले से बात करने के लिए आज हमें स्टूडियोज में ज्वाइन किया है इंजीनियर बिलाल जमील हैं, साबिक SVC अबूमा। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप?
थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। और साथ ही साथ हम स्टूडियोज में ज्वाइन किया है हमारे एंकर पर्सन है मोहम्मद बिलाल टोगर। अस्सलाम वालेकुम बिलाल, कैसे हैं आप? मिजाज कैसे हैं आपके? सर आपके मिजाज कैसे हैं? जिंदगी कैसी गुजर रही है? थैंक यू, बहुत शुक्रिया। क्योंकि सर्दियां भी हैं ना, थोड़े से वायरल इन्फेक्शंस भी हैं, तो आजकल बड़ा मुश्किल लोगों के लिए हो गया है, लेकिन फिर भी जो है वो जिंदगी चलती जा रही है। देखें जी, ये तो एक रूटीन मैटर है, जिंदगी तो इसी का नाम है ना। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, खुशी होती है, ये तो कभी वो सेहत होती है, कभी बीमारी होती है, लेकिन ये कि हम जो जिन मसाइल का हम इस वक्त सामना कर रहे हैं वो इससे ज़्यादा सीवियर हैं। बिल्कुल, मैं उसी पे आने वाली थी कि ये तो वो मौसमी इन्फेक्शंस हैं जो आते हैं चले जाते हैं वक्त के साथ साथ, लेकिन कुछ ऐसे मसाइल हैं जो हमारी इंडस्ट्री को पिछले कई मतलब टाइम से हम अरसे से देख रहे हैं कि दो चार है हमारी इंडस्ट्री। क्या वो मसाइल हैं और किस तरह से उनका हल, अगर उनके हल पे भी आएंगे, लेकिन पहले मैं चाहूँगी कि आप बताएं कि मसाइल क्या हैं जिनका सामना करना पड़ रहा है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू वेरी मच वंस अगेन फॉर योर इनविटेशन। देखें जी, फैसलाबाद चूँकि एक मैनचेस्टर ऑफ टेक्सटाइल कहलाता है और टेक्सटाइल सिटी है, और फॉर द डिकेड्स पाकिस्तान की टेक्सटाइल एक्सपोर्ट को जो है मेजर सपोर्ट फैसलाबाद से मिलती थी, अब भी मिल रही है। लेकिन जो मसाइल है ना, अनफॉर्चुनेटली गवर्नमेंट लेवल पे वो जो है वो हल होके नहीं दे रहे। मतलब हुकूमतें इतनी आई और चली गई हैं, लेकिन हमारे मसाइल जूं के तू हैं। और ऑलमोस्ट इट्स 10 years टाइम नाउ फॉर मी इन ट्रेड पॉलिटिक्स। मुझे अभी तक ये समझ में नहीं आया है पिछले 10 साल में, टू बी ऑनेस्ट, कि यहाँ पॉलिसी मेकिंग में बनाता कौन है पॉलिसी, ये नहीं आज तक समझ में आ सका। और जो मुझसे सीनियर्स हैं जिनको कई साल बल्कि कई दहाइयाँ हो गई हैं इस ट्रेड में, उनसे भी अगर ये सवाल पूछ लेना तो वो भी सोच में पड़ जाएंगे कि पता नहीं हु इज़ मेकिंग द पॉलिसीज़। तो असल तो प्रॉब्लम यही है कि हमारे मुल्क में जो है ना, हर चीज़ जो है वो एडहॉक बेस पे चल रही है या माफिया रन कर रहा है। और उन दोनों को मतलब ख़त्म करने के लिए गवर्नमेंट की तरफ से कभी भी कोई पाकिस्तान जो है ये मतलब वाहिद मुल्क है। पहले मैं इंट्रोडक्शन अपनी एसोसिएशन का छोटा सा करवा देता हूँ। हमारी एसोसिएशन में जो है ना, वी हैविंग 4 ऑफिसेज अक्रॉस द कंट्री। हेड ऑफिस हमारा मुल्तान में और द लार्जेस्ट members office in Faisalabad. We having 360 members in Faisalabad and having a head office in Multan, then Karachi and Lahore. So 650 members हैं हमारे across the country, और we are the largest SME textile exporters association of the country. और हम लोग जो है बड़ी भरपूर नुमाइंदगी करने की कोशिश करते हैं। कोशिश इसलिए क्योंकि अक्सर हम कामयाब नहीं हो सकते हैं, तो इसलिए कोशिश तो जारी रखनी चाहिए। तो बेसिकली जो टेक्सटाइल के मसाइल हैं ना जी, उसमें दुनिया की कोई इंडस्ट्री फ्लरिश नहीं कर सकती जब तक आपका एसएमई सेक्टर स्टेबल ना हो। बिल्कुल सही। अनफॉर्चुनेटली फॉर द लास्ट 2 years स्पेसिफिकली, जब से चेंज ओवर हुई उसके बाद से जो है ना, मुल्क में इंस्टेबिलिटी बहुत ज़्यादा आई। इकोनॉमिकल इंडिकेटर्स जो हैं बहुत ज़्यादा ख़राब हुए। डॉलर्स का एक इशू हुआ जिसको अब इस गवर्नमेंट ने मौजूदा सूरत हाल में उसको काफ़ी हद तक कंट्रोल कर लिया है। लेकिन ये कि मैक्रो लेवल पे तो इकॉनमी इंडिकेटर्स बड़े अच्छे लग रहे हैं। स्टॉक एक्सचेंज आपकी 64,000 क्रॉस कर गई है। डॉलर आपका इस टाइम सर्टनली स्टेबल नज़र आ रहा है, लेकिन आपकी एक्सपोर्ट नहीं बढ़ रही। पाकिस्तान का एक ही सोल्यूशन है जी, अगर आपने सरवाइव करना है ना या तरक्की करनी है, तो उसका सिर्फ एक हल है कि आपकी एक्सपोर्ट्स बढ़े। क्योंकि जो आपकी रेमिटेंसेज आती हैं बाहर से, वो कोई 25 to 30 बिलियन डॉलर ईयर होती हैं, और अगर आपकी एक्सपोर्ट जो है वो डॉलर की फिगर बनती है। और तमाम तर कोशिशों के बावजूद जो है आप जो है अपनी इंपोर्ट को मतलब रिस्ट्रेन नहीं कर सकते। आप ज़ाहिर है वो भी आपके एसेंशियल आइटम्स हैं, लाइक ऑयल है, एनर्जी के जो चीज़ें इंपोर्ट कर रहे हैं वही 40 बिलियन डॉलर से ऊपर की हो जाती हैं। तो आप इकोनॉमिकली वाइबल ही नहीं रहते अगर आप एक्सपोर्ट नहीं बढ़ाते, या आप मैन पावर जो है
स्किल्ड मैन पावर एक्सपोर्ट करें और वो रेमिटेंसेस बढ़ जाएं, एक ये हल है इसका। और दूसरा ये है कि आप अपने मुल्क की एक्सपोर्ट्स बढ़ाएं। तो हमारे मुल्क में चूँकि टेक्सटाइल ही मेजर शेयर देती है एक्सपोर्ट्स के अंदर 65% के करीब, तो इसलिए अगर आपका टेक्सटाइल सेक्टर परफॉर्म अच्छा कर रहा है तो मुल्क अच्छा परफॉर्म कर रहा है। हमारे इकोनॉमिकल इंडिकेटर्स में सबसे इम्पोर्टेंट तो ये होता है कि आपकी फसल अच्छी हो जाए। बिल्कुल। इस बार लकीली वी गॉट द वेरी गुड क्रॉप ऑफ कॉटन, इवन देन एक्सपोर्ट्स बूस्टअप नहीं हो रही और जो सेक्टर्स हैं वो बहुत ज़्यादा परेशानी की सूरत हाल है। वो और एक्सपोर्ट ज़्यादा ना होने के पीछे और भी बहुत सारे फैक्टर्स ये हैं ना कि जब हमारी प्रोडक्शन जो है वो सही से नहीं होगी, हमारे जो है सेक्टर्स नहीं चलेंगे क्योंकि एनर्जी क्राइसिस बहुत ज़्यादा है और भी बहुत सारे मैन पावर की आपने बात की। तो मुझे लगता है बेरोज़गारी इतनी ज़्यादा बढ़ गई है क्योंकि अब सेक्टर्स जो है वो उतना अफोर्ड भी नहीं करते हैं कि उतने ज़्यादा उनके पास लेबर्स हों। तो ये बड़ी बीच में छोटे छोटे वो माइलस्टोन्स हैं, वो सारी चीज़ें हैं, फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से जिनको पहले अगर बेहतर ना किया गया तो हम अपनी एक्सपोर्ट को कभी भी नहीं बढ़ा पाएंगे। देखें जी, ये तो बिल्कुल आपने दुरुस्त फरमाया है। आप एक्सपोर्ट के लिए ना एक कल्चर डेवलप किया जाता है, लाइक बांग्लादेश। जी। आपने पूरी कौम को एक विजन देना होता है और फिर उसको बड़ी तेज़ी के साथ फॉलो करना होता है पूरी कौम ने मिलकर। अनफॉर्चुनेटली ना यहाँ पे कोई विजन है और इंडिविजुअल्स परफॉर्म कर रहे हैं जिसकी वजह से आपकी आपकी जो मौजूदा एक्सपोर्ट है वो सस्टेन कर रही है। मैं वही आपको बता रहा था कि इस बार कॉटन क्रॉप अच्छी होने के बावजूद हर साल हम ये कह देते थे कि कॉटन की क्रॉप अच्छी नहीं हुई, इंपोर्ट करनी पड़ रही है, आपका ज़र मुबादला जो है वहाँ पे खर्च हो रहा है। इस बार तो मतलब ठीक हो गई क्रॉप, इवन देन जो आपका फार्मर है वो बेचारा रो रहा है। ठीक है, उससे गवर्नमेंट रेट पे कोई नहीं मतलब वो ले रहा है। तो वजह क्या है? वजह सिर्फ ये है कि आपके मुल्क के अंदर जो सबसे बड़ा मसला है कि 18% सेल टैक्स के साथ अमेरिका पे भी अगर इम्प्लीमेंट कर देना, वहाँ की भी इंडस्ट्री बंद हो जाएगी। ठीक है, आप वाइबल ही नहीं है जी। किसी भी तरीके से। आप हमारे 4 महीने जो है ना, मतलब पिछली गवर्नमेंट में ये था कि आपको सेल टैक्स के रिफंड्स बड़ी जल्दी आ रहे थे, अब जो है कम से कम 4 महीने का टाइम लग जाता है। अब आप बताएं उस 4 महीने में अगर वो मजीद मतलब एक छोटे एक्सपोर्टर के भी ने 5 से 10 करोड़ रुपया इस वक्त सेल टैक्स में फंसा हुआ है। तो अब आप ये बताएं कि जब आपके पास लिक्विडिटी नहीं होगी, ऑर्डर्स होंगे लेकिन आप कर नहीं सकते। ऑन द अदर साइड अगर आप बैंक्स के पास जाते हैं तो बैंक का जो इंटरेस्ट रेट है वो 22+ जा रहा है। तो अब आप बताएं कि इतने हाई रेट इंटरेस्ट रेट पे और इतनी बड़े जीएसटी के साथ यकीन माने ये चीज़ें अगर आप किसी भी दुनिया के मुल्क पे इम्प्लीमेंट कर देना, उसकी इंडस्ट्री बैठ जाएगी। बिल्कुल। और इंटरेस्ट रेट को बिलाल किस तरह से हमारे यहाँ कौन सी ऐसी पॉलिसीज़ हैं जो आपको लगता है कि बनानी चाहिए ताकि ये जो इस तरह के टैक्स के और इंटरेस्ट रेट के जो मसाइल हैं वो एटलीस्ट हल हों, ताकि हमारे जो सेक्टर्स हैं वो बेहतर अंदाज से काम करें, एक्सपोर्ट भी बढ़े। एक्सपोर्ट बढ़ेगी तो मुझे लगता है कि मुल्की हालात जो हैं उसकी इकॉनमी बेहतर होगी। एक्सपोर्ट बढ़ना तो एक वाहिद हल होता है किसी भी मुल्क की मौशी तौर पर मजबूती का। लेकिन दूसरा जो आपने इंटरेस्ट रेट की बात की, तो हमारे जितने भी वफाकी वज़ीर ख़जाना आते हैं वो ये कहते हैं कि सूद ख़त्म कर देंगे। हम तो मुसलमान हैं, हम कहते हैं इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान के अंदर सूद ख़त्म कर देंगे, लेकिन हम वो नेक लोग हैं, हम 6% से 22% ले गए हैं महंगाई कंट्रोल करने के लिए। अच्छा, महंगाई पिछले हफ्ते एक हफ्ते में 1.5% ऊपर जा रही है। पता नहीं अब कौन सी ये ऊपर चढ़ा के भी इंटरेस्ट रेट, फिर भी इनसे महंगाई, अगर महंगाई कंट्रोल ही नहीं हो रही फिर मार्कअप रेट ही नीचे ले आए, चले एटलीस्ट इंडस्ट्री तो चले ना। एक शख्स जो ख़ास तौर पे एसएमई जो है, अब बड़ी इंडस्ट्री को तो ये क्या करते हैं, बैंकों वाले घर जाके कर्जा दे के आते हैं, जो वेरी ऑनेस्ट है, और एसएमई के पास जो एक प्लॉट है वो भी लिखवा लिया जाता है, उसकी फैक्ट्री भी लिखवा ली जाती है, उसने जो माल खरीदा है वो भी लिखवा, इसे कहते हैं कोलेटरल, ये कोई शराइत के ऊपर। और इतनी इतनी बड़ी शराइत होती हैं कि मेरे ख्याल में बंदे को अपना पूरा जो जिस्मानी पार्ट्स हैं वो भी लिखवाने पड़ते हैं कि ये भी अगर मैं मर गया तो मेरे अंदर से निकाल लीजिएगा अगर मेरे पैसे ना अदा हुए। तो प्रॉब्लम तो ये है कि आप एसएमई को कोलेटरल फ्री कर्जे दें ना, उनको ऐसे कर्जे दें कि 2 करोड़ 2-2 करोड़ रुपया। अच्छा, फिर एसएमई कहता है ये भी ना दें। अब जो बिलाल जमील साहब अभी कह रहे थे कि हमारे जो फंड्स हैं, आप देखें कि एसएमई स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेज 3.5 से 4 करोड़ अमाउंट एफबीआर के पास होल्ड पड़ी है। माजरत के साथ ये वो लफ्ज नहीं बोलेंगे, मैं बोल देता हूँ। एफबीआर वाले कहते हैं जी पैसे लेने करोड़ रुपया, ये जो 10 लाख दो, बोलियां लग रही हैं 10 लाख नहीं दे सकते 8 लाख दें, रिश्वत लेके आपके पैसे आपको वापस किए जाते हैं। अच्छा, 18% काट लिया, 18% से आपको मिलना है 14% थ्रेश होल्ड। पहले तो आपको 18 के 18 वापस ही मिलना। देखिए, मैं एक चीज पाकिस्तान के अंदर बेच नहीं रहा, मैं बेच इंटरनेशनल रहा हूं।
तो फिर उसके बदले जो मुझे पैसे मेरे लिए गए 18 वो तो वापस करे ना, वो 18 वापस नहीं किए जाते, उसमें से आधे काट लिए जाते हैं, 2-3% तो गवर्नमेंट खाते गए, वो कहते थे खूह खाते गए। अब उसमें से जो बाकी आने हैं उसमें से जी वो एफबीआर के जो नुमाइंदगान हैं वो काट लेते हैं कि 10 लाख 8 लाख बोलियां लगती हैं। अगर आपने नहीं दिया, मेरे पास एक्सपोर्टर मौजूद है जिनके फाइल के ऊपर एक पॉइंट लगाया कि आपकी ये गलती है। अब फॉर एग्जांपल मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं, जुलाई की मेरी एक्सपोर्ट रिफंड की फाइल है, उसके ऊपर लग गया नुक्ता। अब ना मैं अगस्त फाइल कर सकता हूं, ना सितंबर फाइल कर सकता हूं, ना अक्टूबर फाइल कर सकता हूं, ना नवंबर फाइल कर सकता हूं। क्यों? जुलाई क्लियर होगी तो अगली जाऊंगा, तो जुलाई क्लियर उदो होनी चाहिए तो बाबा जी नाल जाएंगे। अब बाबा जी जैसे जाएंगे वो 8 लाख 10 लाख देना पड़ेगा, ये ओपन बात है। दूसरी तरफ IMF कह रहे जी आप जो टैक्स गुजार है बढ़ाएं। वो पाई टैक्स गुजार कौन आएगा? ये तो चोर बैठे हुए हैं। आप खुद जो कलेक्ट करने वाले अदारे हैं वो अपने आप को ठीक नहीं करें। जब तक सफ़े ये लोग अपने आप को ठीक नहीं करेंगे तब तक कोई भी इस रास्ते पे आने तैयार नहीं। फिर मैं कहता हूं, मैंने आपके प्रोग्राम में बैठ के कहा है कि एक्सपोर्टर क्या करते हैं, एक्सपोर्टर 1 करोड़ का माल भेज के 50 लाख शो करते हैं, 50 लाख बाहर शो कर देते हैं, वो उसे कहते हैं अंडर इनवाइसेस। तो आप खुद रास्ता मुहैया कर रहे हैं, उन्हें पता है 18% तो मिलना नहीं है। हमारे इदारों की जो है कारकर्दगी उसका बेहतर होना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है अगर हमने अपने जो है कारोबार को बेहतर करना है। इसी हवाले से मजीद बात करेंगे। वक्त एक छोटी सी ब्रेक। आई विल बी राइट बैक आफ्टर अ शॉर्ट ब्रेक। वेलकम बैक आफ्टर अ शॉर्ट ब्रेक। आप देख रहे हैं सिटी एट शहर फैसलाबाद के हवाले से बात करें तो सनत के हवाले से एक बहुत बड़ी इंडस्ट्री जो है यहाँ पे आबाद है, लेकिन कितना ही ज़्यादा ज़रूरी है इस आबाद इंडस्ट्री को मज़ीद तरक्की की तरफ लेकर जाना, क्योंकि जो मौजूदा हालात हम देख रहे हैं उसमें हमारा बहुत सारे सेक्टर्स ऐसे, या मेजॉरिटी की अगर बात कर लें, बहुत नहीं फिंगर टिप्स से अगर बात करना शुरू करें तो हमारे यहाँ इंडस्ट्री जो है बुरी तरह से निगलेक्ट की जा रही है और बहुत सारे ऐसे मसाइल सर उठा रहे हैं कई अरसे से, जिसका सिर्फ हम बात करते हैं उन मसाइल का क्या हल होना चाहिए और वो मसाइल क्या है, इसी हवाले से हम गुफ्तगू कर रहे थे। और ब्रेक पे जाने से पहले हम ने जो है एक बड़ी ही जो गुफ्तगू की उसमें एक बहुत अहम चीज़ जो है जो मैं भी शेयर करना चाहती हूँ वो ये है कि हमारे इदारे डिफरेंट तरह के, हर कहते हैं ना कि एक चीज़ को चलाने के लिए, जैसे गाड़ी को चलाने के लिए टायर की, इंजन, ब्रेक, हर चीज़ की ज़रूरत होती है। इसी तरह अगर हम कारोबार को बेहतर अंदाज से चलाना चाहते हैं तो उसमें हमारे इदारों का किरदार बहुत अहम होना चाहिए। FBR का किरदार कितना अहम होना चाहिए, क्योंकि टैक्सेस एक बहुत अहम जिसको कहते हैं कि कंपोनेंट है हमारी इंडस्ट्री के हवाले से। अगर हम टैक्सेस पे करते हैं तो बहुत सारी मुश्किलात से बच सकते हैं, लेकिन FBR उसमें जो झोल करती है, जो उनकी नाअहली, उसी हवाले से हम बात कर रहे थे। और बिलाल आप बता रहे थे कि किस तरह से अगर हमारे इदारे अगर वही अपना जो कारकर्दगी को बेहतर नहीं बनाएंगे, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को सही तरीके से समझेंगे नहीं, तो फिर कारोबारी हजरात के लिए बड़ा मुश्किल हो जाता है कारोबार करना। अच्छा देखिए, अब एक स्कीम आई इसी दौरान, मैं आपको उसका भी हवाला देता हूँ, EFSC स्कीम, EFS स्कीम, सॉरी, एक्सपोर्ट फाइनेंस स्कीम। अब इसका फायदा क्या होगा कि आपने जो मंगवाया है वो शो करना है और फिर जो एक्सपोर्ट किया वो शो करना। अब होता ये था कि एक इंडस्ट्रियलिस्ट को फॉर एग्जांपल 100 बोरा चाहिए तो वो 200 बोरा मंगवाता था। 100 बोरा इस्तेमाल किया, मतलब मैं बोरा वैसे किया, इसे गांठ कह लें, बेल्स कह लें, कोई भी नाम दे लें रुई की। अब 100 जो था वो सेल कर देते थे। अब जो रुई की पैदावार हुई है इसके अंदर भी आपको एक बहुत बड़ा जो एक फ्रॉड है वो मैं बताता हूँ। एक इंडस्ट्रियलिस्ट ने मुझसे शेयर किया, उसने कहा बिलाल भाई हमारी कपास इतनी ही पैदावार होती थी। मैं कहा फिर इस बार बम्पर क्यों है? उसने कहा हाँ इस बार अच्छी हुई है, लेकिन होता ये था पहले इंडिया और दीगर ममालिक से हम इंपोर्ट कर रहे थे, अब कॉटन इंपोर्ट हो गई है बैन। अब जो कॉटन हमारी थी वो शो हो गई है, पहले वो शो नहीं होती थी, पहले बाहर से मंगवानी होती थी तो वो शो करते थे, ये एक्सपोर्ट कर देते थे अंडर इनवॉइसेस करके, अब इनको शो करके एक्सपोर्ट कर रहे हैं। अब ये देखें कितना बड़ा, अब ये इनको कौन रास्ते दे रहा है? मेरी एक बात याद रखिएगा, इंडस्ट्रियलिस्ट एक बहुत बड़े इंडस्ट्री से मुझे एक जवाब दिया था कि हम बुज़दिल लोग हैं, ये कभी भी रिस्क नहीं लेता। इसको रिस्क लेने के लिए टैक्टिक कोई और सिखा रहा होता है, वो अफसर होते हैं कि आप ये रास्ता इख्तियार करें, हम आपको क्लियर कर देंगे। ये तो बेचारे को पता होता है करोड़ का माल जा रहा है, पकड़ा गया, मैं मारा जाऊंगा, मेरी इंडस्ट्री बंद हो जाएगी। ये कभी भी नहीं ऐसा पंगा लेता जहां इसने फंसना है। और फैसलाबाद के अंदर जो कारोबारी अफराद हैं ये उनकी जुबानी है कि हम कभी भी रिस्क टेकिंग की तरफ नहीं जाते ताकि लोग आगे आगे हमें पकड़ ना ले। अब अदारा है, FBR है, FBR फॉर एग्जांपल 2% का आप लें, फॉर एग्जांपल एक बंदे ने टैक्स देता है तो उसे 18% है, जिससे नहीं दिया उसे 20 से 20 अबव जितना भी वो पड़ गया।
अब जो टैक्स दे रहा है उसने तो शो कर दिया मेरी लाख इनकम है, उससे 18,000 निकल गया। अब दूसरे ने शो ही अपनी 10,000 की है, उसकी बेशक 10 लाख हो, तो आप उसे कैसे 10, आप उसको 100 रुपए पे कितना टैक्स डाल देंगे? आप उसे बेशक 100 के ऊपर 100 डाल दें, लेकिन उसका जो बाकी पैसा बच गया वो बैंक ट्रांजेक्शन भी कर रहा है, वो ब्लैक मनी भी यूज कर रहा है। आप ऐसे कवा नहीं लेके आए जहां नॉन टैक्स गुजार जो है वो टैक्स गुजार की तरफ आए, वो अंदर आए। आपके पास आईडी कार्ड मौजूद है, पाकिस्तान के सिस्टम में 2 करोड़ से ज्यादा ऐसे लोग मौजूद हैं जो सिर्फ आप एक आईडी कार्ड के ऊपर उनको स्कैन कर सकते हैं। छोड़ दें उनको, लोगों के मीटर लगे हुए हैं फेस्को, पकड़े ना फेस्को बिल, उसको आप एंटर करें, जितना मर्जी पूरा पाकिस्तान पकड़ लें आप, इसके अंदर टैक्स नेट में ले आए कि जी आपका बिल साल का 1 करोड़ पे है, आपकी आमदन तो है ही नहीं। मैं एक आई वुड लाइक टू ऐड, जी जी 1.5 year बैक वी हैविंग द प्रेजेंटेशन इन FPR, चेयरमैन FPR से हमारी मीटिंग हुई थी, तो उसके बाद उनकी जो IT के हेड थे उन्होंने हमें प्रेजेंटेशन दी और वो हमारे लिए बड़ी सरप्राइजिंग थी। आप को भी शायद ये जान के हैरत हो कि पाकिस्तान दुनिया का दूसरा मुल्क है जहाँ पे जो आपकी टोटल जो इकोनॉमिकल डाटा है ना, अमेरिका के बाद सबसे ज़्यादा पाकिस्तान में जो है वो वॉच किया जा रहा है। एवरीथिंग इज़ रिकॉर्डेड। मेरे पास किसी भी तरीके से पैसे आ रहे हैं, इवन बाहर से अगर हुंडी भी आ रही है ना, वो भी जो है वो उनके रिकॉर्ड में आ रही है। यानी कि वो सिस्टम उन्होंने कहा था जी अभी हम ट्रायल बेसिस पे इसको चला रहे हैं एंड सून वी विल इम्प्लीमेंट इट। तो ये जो है बिलाल वाली बात, इससे मैं बिल्कुल एग्री कर रहा हूँ कि उनको सब पता है। ये नहीं है कि FBR डजंट नो कि जी हो क्या रहा है, उनको सब पता है क्या हो रहा है। इवन उनको हमारी पर्सनल जो एसेट्स हैं उनका भी, बल्कि शायद लोगों को भूल जाते हों, लेकिन उनको भी पता है कि इनके पास और क्या क्या है। सोर्स ऑफ इनकम के ऊपर उनकी बड़ी नज़र है। और मतलब ये कि अगर व्हेन देयर इज़ अ विश देन देयर इज़ अ वे, जब तक ये करना नहीं चाहेंगे उस वक्त तक नहीं होगा। असल में सबसे बड़ा जो प्रॉब्लम है ना जो इस वक्त इंडस्ट्री फेस कर रही है, SME सेक्टर, वो ये है, जो आपने असल बात पूछी थी उसका मैं आपको जवाब देना चाहूँगा। वो ये है कि इस वक्त हम जो है ना सर्वाइवल का हमें मसला बना हुआ है ऐसे। और SME में हमारे जो एक्सपोर्टर्स थे गुज़िश्ता 1.5 साल के अंदर, वो आप यकीन माने कि 50% से ज़्यादा जो है वो एक्सपोर्ट से निकल गए। अगर हमारे 90% मेंबर्स जो है वो एक्सपोर्ट क्या इंडस्ट्री के मसाइल हैं, इस पे हम मज़ीद जो है ना वो डिटेल से गुफ्तगू करेंगे, लेकिन वक्त एक छोटी सी ब्रेक। आई विल बी राइट बैक आफ्टर अ शॉर्ट ब्रेक। वेलकम बैक आफ्टर शॉर्ट ब्रेक। आप देख रहे हैं सिटी एट 10। और अगर इंडस्ट्री के हवाले से बात करें तो बहुत ज़्यादा ऐसे फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से हमारी एक्सपोर्ट नहीं बढ़ पा रही है। वो फैक्टर्स क्या हैं? क्योंकि पैदावार का हो जाना, अच्छी फसल का हो जाना, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, लेकिन जब उसके बाद एक प्रोसेस स्टार्ट होता है, जारी बात एक कॉटन है, कॉटन के बाद में धागे की और फिर कपड़े की सूरत में जब उसे चेंज किया जाता है तो एक पूरा एक अमल होता है जिससे गुजर कर उसके बाद एक कपड़ा जो है वो हम तक पहुँचता है और फिर हम उसे जो है उसकी सेल एंड परचेज स्टार्ट होती है। तो उस पूरे अमल में किस तरह के मसाइल का सामना हमारी इंडस्ट्री को, इसी हवाले से हम बात करेंगे और जानेंगे बिलाल साहब कि किस तरह के जो हमारी इंडस्ट्री को जो है वो मसाइल का सामना है जिनका हल होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। देखें जी, इसमें ना बेसिक डिफरेंस हमें करना पड़ेगा। LSM जो है लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरर्स और दूसरा है SME। गुज़िश्ता हुकूमत में हमने बड़ी मेहनत से, हमारी एसोसिएशन को ये मतलब क्रेडिट जाता है कि हम लोगों ने बड़ी मेहनत से ना गवर्नमेंट से तो ये बात मनवा ली कि आप SME की टेक्सटाइल पॉलिसी अलहदा बनाएं LSM से, क्योंकि हमारे मसाइल भी बिल्कुल मुख्तलिफ हैं, हमारी रिक्वायरमेंट्स भी बिल्कुल मुख्तलिफ हैं और उनका ज़ाहिर हल भी हम ही बता सकते हैं गवर्नमेंट को बेहतर तरीके से। जिस तरह अभी गुज़िश्ता सेगमेंट में बात हो रही थी कि LSM जो है उनके लिए फाइनेंसिंग, बैंक फाइनेंसिंग बहुत इजी होती है। SME को कोई फाइनेंसिंग दे के बैंक राज़ी नहीं होता, इवन कोलेट्रल के बाद भी। उसके अलावा जो है जिस तरह मैंने आपको बताया था कि सबसे बड़ा प्रॉब्लम जो है इस वक्त वो है कि इंटरनेशनल जो थोड़ा सा एक रिसेशन आया हुआ है यूरोप के अंदर और अमेरिका में भी उसका इम्पैक्ट आ रहा है, वो जो है इन्फ्लेशन जो है वर्ल्ड वाइड ही बढ़ रही है और इंटरेस्ट रेट भी नो डाउट वहाँ पे भी बढ़ रहे हैं। लेकिन ये आप बताएं कि पाकिस्तान में ना तो इंटरेस्ट रेट जो पाकिस्तान का है वो दुनिया के मेरा ख्याल है 2 मुल्कों में है ये 22+, और ना ही प्रॉफिट्स हैं बैंकों के।
अच्छा, उसके अगेंस्ट अगर इतने एबनॉर्मल वो प्रॉफिट्स कर रहे हैं तो जाहिर है वो किसी का खून निचोड़ के ही वहां तक जा रहे हैं ना। तो सबसे इम्पोर्टेंट तो ये है कि गवर्नमेंट को जो है एसएमई को सपोर्ट करना पड़ेगा। आपका एसएमई सेक्टर जब तक स्ट्रांग नहीं होता आपका एलएसएम भी सर्वाइव नहीं करेगा। कोई गलत फहमी में ना रहे कि जी मेरी इंडस्ट्री चल रही है तो ये चलती रहेगी। अगर आपकी लूमें बिकने पे आ गई हैं 150 रुपए किलो के हिसाब से, तो अल्टीमेटली बाद में बचेंगे आप भी नहीं, जो एलएसएम वाले। बिल्कुल सही। तो ये एक ना हमें बड़ी उम्मीद थी, टू बी ऑनेस्ट। हमारे अभी जो कॉमर्स मिनिस्टर आए हैं फेडरल में, हमें ये था कि वो स्टेक होल्डर हैं और सबसे बड़ी एसोसिएशन को भी रिप्रेजेंट कर रहे थे कि वो उनके आने से चीज़ें बेहतर होंगी। लेकिन वही मैंने आपको बताया ना कि ये कौन चलाता है ये सारी चीजें, ये अब हैरान अभी तक तो नहीं पता चला कि कौन चला रहा है। लेकिन अब आप ये देखें कि हमारी अपनी बिजनेस कम्युनिटी का बंदा जो इस वक्त जो है वो एजाज गौर साहब आए हुए हैं और वो उनके आने के बाद उनके दोस्त उनसे नाराज हुए हैं क्योंकि स्पिनिंग भी जो है वो इस वक्त जो बड़ी बुरी हालात में है। क्योंकि जितना हमारे लिए ज़रूरी है ना मसाइल को हाईलाइट करना, उससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये है कि उसका सोल्यूशन क्या है। क्योंकि मसाइल पे हम बहुत अरसे से बात करते आ रहे हैं कि हर इंडस्ट्री को, फैसलाबाद की हर इंडस्ट्री की अगर बात कर लें तो किस तरह के मसाइल हैं। मेजरली हमारे पास एनर्जी क्राइसिस है, मैन पावर कम है, हमारी इंडस्ट्री जो है वो आहिस्ता आहिस्ता बंद होने की तरफ जा रही है। सोल्यूशन की अगर बात करें तो सोल्यूशन क्या है? ये सोल्यूशन हमारे पास मौजूद है और वही मैं बता रहा हूँ कि हमने इनको दिए भी हैं और इन्होंने कुछ हमारे साथ एग्री भी किया था। लेकिन अनफॉर्चुनेटली ये जो पॉलिटिकल एक पिछले 1.5-2 साल में प्रोसेस हुआ है डीरेल, उसकी वजह से चीज़ें जो है ना फिर बहुत ज़्यादा डाइल्यूट हो गई। हमने बहुत सारी चीज़ें इस्टेब्लिश कर दी थी गवर्नमेंट को और उन्होंने मान भी ली थी। सबसे इम्पोर्टेंट तो ये कि एसएमई को अलहदा ट्रीट किया जाए, हमारी बैंक फाइनेंसिंग अलहदा हो। हमारे लिए अगर आईएमएफ कि देखें, अगर आप मैक्रो पिक्चर में देखें ना तो आईएमएफ से जब तक आप जान नहीं छुड़ाएंगे आप तरक्की का आपका दरवाजा नहीं खुलेगा। सबसे ये तो मैक्रो इकोनॉमी की बात होगी। अगर आप माइक्रो इकोनॉमी एसएमई को ले लें तो सबसे इम्पोर्टेंट हमारे लिए ये है कि हमारे लिए जो वो एक बड़ा डायलॉग ही बन गया है ना जी कि जी वो लेवल प्लेइंग फील्ड दी जाए। अब वो हमारे पास रीजन में सबसे महंगी बिजली है। इस बिजली के रेट पे वंस अगेन अगर आप किस तरह एक्सपोर्ट करेंगे? मतलब बाहर वाले को क्या जरूरत पड़ी है पाकिस्तान से इंपोर्ट करने की, जबकि उससे वही प्रोडक्ट ज्यादा बेहतर प्राइस में जो है बांग्लादेश से, इंडिया से या इवन चाइना से मिल रहा है। व्हाई ही कम टू बाय फ्रॉम अस? तो मतलब इसमें जो 2-3 मेजर चीजें हैं, फाइनेंशियल प्रॉब्लम है, ठीक है, आपकी पॉलिसी का प्रॉब्लम है और सबसे इंपॉर्टेंट ये कि आपकी एनर्जी का प्रॉब्लम है। एनर्जी कॉस्ट आपकी लोगों की भी देखें, जो लोकल इकॉनमी आपकी जो बैठी है उसकी वजह क्या है? लोगों के पास बिजली के बिल और जो उसके पैसे नहीं हो रहे हैं और वो एडवांसेस ले लेके जो अपने बिजली का बिल जो है दे रहे हैं। और मतलब कितना बड़ा स्कैम आया, 175,000 मेगावाट का बिल किया इन्होंने, जो अभी रिपोर्ट भी हुआ है। मतलब हर तरफ ही माफी है, गवर्नमेंट के अंदर भी माफी है, गवर्नमेंट के बाहर भी माफी है। तो अगर तो ये मुल्क को चाहते हैं कि ये 25 करोड़ की आबादी जो है ये तरक्की करे और खुशहाल हो, तो ये एक जो है ना मेरा ख्याल है दीवाने का ख्वाब ही होगा जब तक कि आप ट्रूली जो है अपनी पॉलिसीज को इम्प्लीमेंट नहीं करेंगे। और हर बंदा ये चाहेगा नहीं कि ऐसा हो। अब आप मुझे ये बताएं कि हम लोगों ने ये बात कहते हैं तो हमें कहते हैं जी आप लोगों ने ये डायलॉग बना दिया, इस्लामाबाद कभी जाए ना, वो कहते हैं जी तुसी तो एक ना गाली बना ली है कि जी हमें लेवल प्लेइंग फील्ड दे। ओ भाई, आपकी पॉलिटिकल पार्टीज भी तो ये कहती हैं। और बहुत ज्यादा जरूरी है कि स्टेक होल्डर्स का और गवर्नमेंट का एक पेज पे आना, पॉलिसीज बनाना और पॉलिसीज पे अमल करना। आई जस्ट वांट टू ऐड द लास्ट थिंग। आपने गुज़िश्ता कुछ दिनों में जब ये ट्रांजेक्शन हो रही थी गवर्नमेंट की, तो आपने बहुत एक लफ्ज सुना होगा, चार्टर्ड ऑफ इकोनॉमी। जी। आजकल जब इलेक्शन सर पे आ गए, किसी ने नाम लिया है, किसी ने पॉलिसी दी है कि हमारी क्या पॉलिसी होगी टेक्सटाइल के लिए या स्पेसिफिकली इकोनॉमी की हमारे लिए क्या पॉलिसी होगी। सब पार्टीज खामोश है, ठीक है। और जब उनको अपना पॉलिटिकल लीवर चाहिए होगा, के लिए कोई ऐसी पॉलिसी भी नहीं बनाई गई कि हम देखें कि इलेक्शन के बाद किस तरह की होंगी। हम तो चाह रहे हैं मैं बिलाल से जानूंगी कि बिलाल, कारोबारी हजरात के लिए कोई ऐसी पॉलिसी अभी तक इंट्रोड्यूस नहीं करवाई गई है, तो इलेक्शन का टाइम भी सर पर है, तो इस तरह आप क्या समझते हैं कि कारोबारी हजरात जो है वो किस पार्टी को सपोर्ट करेंगे और आगे हम क्या देख रहे हैं? बिलाल साहब ने सही कहा कि चार्टर ऑफ एक
मौशत की बात हो रही थी, मिसाक मौशत की जाए, जैसे जमहूरियत पे बेनज़ीर भुट्टो ने, मरहुमा ने और मियां मोहम्मद नवाज शरीफ ने साइन किए थे, तो ऐसे एक चार्टर ऑफ इकॉनमी के ऊपर भी दस्तखत होने चाहिए। लेकिन आप देखें कि जमात इस्लामी के अलावा अभी तक कम और बेश 55 दिन इलेक्शन में रह गए हैं, किसी ने अभी तक अपना मंशूर ही पेश नहीं किया। मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब ये समझते हैं कि मैं हूं ही बिजनेस फेस, मैं लाहौर चैम्बर का प्रेसिडेंट रह चुका हूं, शहबाज शरीफ प्रेसिडेंट रह चुके हैं, तो हमारी फैमिली तो है ही चैम्बर्स के अंदर से, हम मेंबर्स हैं तो हम बिजनेसमैन हैं। नो, बिजनेसमैन वांट पॉलिसी कि आपका रास्ता क्या है। मैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को क्रेडिट दूंगा, मैं नाक़िद हूं उनका, लेकिन जो क्रेडिट उनको जाता है, लेकिन उन्होंने भी पॉलिसी बनवाई, वही जफर सरवर को बाद में इंप्लीमेंट करने के लिए काम नहीं, यानी कि बनवा लेना, उसके ऊपर अमल दरामद फिर वही करना बहुत ज्यादा जरूरी। बिलाल आपका बहुत शुक्रिया, आपने हमारे प्रोग्राम को वक्त दिया। सर आपका बहुत शुक्रिया, आपने हमारा दिया और वक्त। एक छोटी सी ब्रेक, विल बी राइट बैक आफ्टर अ शॉर्ट ब्रेक। वेलकम बैक आफ्टर शॉर्ट ब्रेक। आप देख रहे हैं सिटी एट 10 और बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है जब आप डेली रूटीन में अपनी ग्रॉसरी करने जाते हैं तो उसकी प्राइसिंग क्या है उसके हवाले से जानना, और आज सब्जी, फल और चिकन के क्या भाव हैं ये जानेंगे हमारे स्पेशल सेगमेंट आज के भाव में। आज फैसलाबाद में सब्जी, फल, फ्रूट के क्या भाव हैं, इसी हवाले से हमें अपडेट करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं मोहम्मद बिलाल डोगर। जी बिलाल। जी बिल्कुल, मार्केट कमेटी फैसलाबाद की जानिब से आज बरोज सोमवार की रेट लिस्ट जो जारी कर दी गई है। ब्रायलर मुर्गी का गोश्त 9 रुपए किलो सस्ता हुआ है, कीमत 467 से 458 रुपए किलो हो गई है। अंडे फार्मी की बात करें तो अंडे फार्मी के अंदर 1 रुपए फी दर्जन इजाफे के साथ 339 से 340 रुपए दर्जन हो चुके हैं। सब्जियों की बात करें तो कीमतें बढ़ती हुई देखी जा रही हैं, जबकि फल मुस्तहकम है। सबसे पहले आलू कच्चा छिलका 3 रुपए सस्ता हुआ है, 68 रुपए से 65 रुपए किलो। प्याज 10 रुपए महंगा हुआ है, 165 से 175 रुपए किलो। हल्दी 5 रुपए सस्ती हुई है, 85 से 80 रुपए किलो। करेला 10 रुपए महंगा हुआ है, 115 से 125 रुपए किलो। घिया कद्दू 10 रुपए महंगे हुए हैं, 75 से 85 रुपए किलो। खीरे 10 रुपए महंगे हुए हैं, 65 से 75 रुपए किलो। धनिया 10 रुपए सस्ता हुआ है, 110 से 100 रुपए किलो। शलजम 5 रुपए महंगे हुए हैं, 60 से 65 रुपए किलो। सेब काला कुल्लू 260 रुपए है, सेब गोल्डन 190 रुपए किलो है। केला 125 रुपए दर्जन पे बरकरार है। अमरूद 100 रुपए, अंगूर टॉफी 200, अंगूर गोला 220, 210, जबकि अंगूर सुंदरखानी 360 रुपए किलो पे बरकरार है। अनार कंधारी 300 रुपए, अनार बदाना 610 रुपए किलो पे बरकरार है। गुज़श्ता रोज हफ्ते के आखिर पे 1% से जायद महंगाई चढ़ती हुई बढ़ती हुई नजर आई। तो इस हफ्ते के आगाज के साथ फिर से अंडे फार्मी और सब्जीजात की जो कीमतें हैं उसके अंदर इजाफा हुआ है। अंडे फार्मी तो 350 से ऊपर मार्केट में ऊपर, जबकि ब्रायलर मुर्गी का गोश्त कुछ नीचे आया है, लेकिन यही हफ्ते के आखिर में फिर से बुलंदियों को छूता नजर आता है। जी शुक्रिया बिलाल, आप हमें अपडेट कर रहे थे कि आज क्या रेट हैं। और हमेशा से मैं आपको कहती हूँ कि जब भी आप ख़रीदारी करने के लिए जाएं तो रेट लिस्ट ज़रूर जो है ना उसे चेक करें कि क्या मार्केट में रेट चल रहे हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। समटाइम हम देखते हैं कि है तो बड़ी ही अनफॉर्चुनेट सी सिचुएशन कि हमारे यहाँ जितने भी सब्ज़ी फरोश हैं, फल फरोश हैं, वो अपने मन मर्जी के जो है भाव ताव करते हैं, लेकिन अगर उनके पास रेट लिस्ट मौजूद नहीं है और वो भी अपडेटेड रेट लिस्ट उनके पास मौजूद नहीं है तो वहाँ से हाई खरीदारी नहीं करें, क्योंकि सारी बात है कि आपका जो पैसे हैं वो हक हलाल का रिस्क है, उसके जो है बड़े देखभाल करके खर्च करना चाहिए। जैसे कि मौसम भी बदलता हम दिखाई देता है, सब्जियों के रेट तो बहुत बढ़ जाते हैं, लेकिन घरों में बड़े मजे मजे के पकवान भी बनना शुरू हो जाते हैं, जैसे गाजर का हलवा है, सूप है, डिफरेंट तरह की चीजें हम देखते हैं। मछली बहुत अच्छी मार्केट में हमें मिलती है। तो अगर आपको लगता है कि चिकन के भाव ज्यादा हैं और चिकन क्या ही खाना, क्योंकि पूरा साल तो हम चिकन खाते ही हैं, लेकिन स्पेशली सर्दियों में लोग फिश की तरफ बढ़ा चाहते हैं। फिश की डिफरेंट तरह की हम वैरायटीज देखते हैं, क्योंकि मैं खुद भी बड़ी फूडी हूँ, मुझे बड़ा अच्छा लगता है डिफरेंट तरह के खाने एक्सप्लोर करना। तो अगर आप के बच्चे चिकन वगैरह नहीं खाते हैं तो कोशिश करें कि जो है वो फिश का इस्तेमाल करें। और जारी बात है कि मौसम के साथ साथ आमदरफ्त भी बड़ी जो है ना वो ज़रूरी होती है। हम डिफरेंट तरह के शहरों को तरफ चाहते हैं। हमारी रेलवे की क्या सूरत हाल है और रेलवे के हवाले से क्या आमदरफ्त की टाइमिंग है, क्या हमारी ट्रेन अब भी वक्त पे चलती हैं या नहीं, इसी हवाले से अपडेट करने के लिए हमारे साथ फोन कॉल पे मौजूद है हमारे रिपोर्टर अवैस। अस्सलाम वालेकुम अवैस। वालेकुम सलाम। आप हमें सुन पा रहे हैं? जी जी मैडम बोले। अच्छा अवैस, ये बताइएगा कि सर्दी के मौसम में जारी बात है लोगों का आमदरफ्त बढ़ जाता है, ज्यादा लोग ट्रैवलिंग करते हैं क्योंकि मौसम बड़ा अच्छा होता है, तो क्या रेलवे की सूरत हाल है, क्या अब भी ट्रेनें टाइम पे चल रही हैं या उसी तरह से ताखीर का शिकार हैं? रेलवे जो है वो ट्रेनों को खासकर बेहतर बनाने में हमें पूरी तरह नाकाम दिखाई देता है।
रोजाना की बुनियाद पर जो स्टेशन पर ट्रेनें आती हैं वो औसतन 1.5 से 2 घंटे तखीर का शिकार होती है। इसी तरह से आज सुबह के औकात में आने वाली तमाम ट्रेनें तखीर से पहुंची हैं। कराची से बरारस्ता फैसलाबाद जाने वाली जो लाला मुस्ता है वो भी 2.5 घंटे तखीर का शिकार रही है, और उसके साथ साथ कराची से बरारस्ता लाहौर जाने वाली कराक्रम एक्सप्रेस 3 घंटे, और कराची से बरारस्ता पेशावर जाने वाली रहमान बाबा एक्सप्रेस 2 घंटे, और लाहौर से बरारस्ता फैसलाबाद कराची जाने वाली जो शालीमार एक्सप्रेस है वो 2.5 घंटे तखीर का शिकार रही है, और रावलपिंडी से बराह रास्ता फैसलाबाद कराची जाने वाली पाकिस्तान एक्सप्रेस भी 2 घंटे तखीर का शिकार रही है। इसी तरह जो गौरी एक्सप्रेस है जो फैसलाबाद से लाहौर जाती है वो भी आज 1 घंटा तखीर से फैसलाबाद से लाहौर के लिए रवाना हुई है। तो इस तरह से मुसाफिरों को जो है वो सर्दी के मौसम में भी ट्रेनों के इंतजार की अज़ियत का जो है वो सामना है। बिल्कुल, क्योंकि मुसाफिर जो है वो ट्रेन के इंतज़ार में स्टेशन पे बैठते हैं, तो क्या सहूलियात उनको वहाँ पे मुयसर हैं या वही सहूलियात का भी फुकदान हमें दिखाई देता है और मुसाफिर उसी तरह से परेशानी का और बदहाली का शिकार हैं? स्कैनिंग मशीन के हवाले से भी अगर थोड़ा सा आप हमें बता दें अवैस कि क्या स्कैनिंग मशीन उस तरह से अच्छे से काम कर रही है या नहीं, और क्या हमारे जो मुसाफिर हैं उनकी जो उनको ताखीर का शिकार जो ट्रेनों का इंतज़ार करना पड़ रहा है उनके लिए वहाँ पे क्या इंतज़ामात हैं? अनफॉर्चुनेटली कॉल ड्रॉप हो गई है, लेकिन बड़ी ही जो है ना एक अजीब सी सूरत हाल है कि हमारे यहाँ ट्रेन का निज़ाम बहुत ही ख़राब है, जहाँ पे अगर हम ट्रेन पे और रेलवे स्टेशन पे थोड़ा सा तवज्जो दें और अपनी ट्रेनों की हालत को सुधार लें, अपने टाइम स्केड्यूल को सुधार लें, तो बहुत ज़्यादा जो है ना हम आसानियाँ पैदा कर सकते हैं रूटीन के सफ़र के लिए। और मुसाफिरों का तो बस अल्लाह ही हाफ़िज़ है, दुआ कर सकते हैं कि जो है वो हमारे हालात बेहतर हो जाएँ और रेलवे स्टेशन के हालात सुधर जाएँ और ट्रेनें जो हैं वो टाइम पर चलना शुरू हो जाए। मजीद जो है प्रोग्राम में आगे चल के और भी टॉपिक्स जो है उसको ऐड करेंगे और दूसरे मेहमानों से मैं आपका तारुफ करवाऊंगी, लेकिन वक्त एक छोटी सी ब्रेक का। विल बी राइट बैक आफ्टर अ शॉर्ट ब्रेक। वेलकम बैक आफ्टर शॉर्ट ब्रेक। आप देख रहे हैं सिटी एट 10 और खेलों के हवाले से हमेशा से हमारी कोशिश होती है कि इस तरह के गेस्ट को जो है वो मदऊ किया जाए जिनसे आपका इंटरेक्शन करवाते हुए बहुत ज़्यादा आपको नॉलेज भी मिल सके, उनके क्या प्रॉब्लम्स हैं हम उसके बारे में भी बात करें, और स्पेशली जो हम बिल्कुल भी स्किप नहीं कर सकते हमारे प्लेयर्स की क्या अचीवमेंट्स हैं, क्योंकि हमारे लिए बड़े प्राउड का मोमेंट होता है जब भी कोई अच्छा टैलेंट हमारे सामने निकल कर आता है और हम उसको टैलेंट जो है और उसका एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करते हैं। बहुत ज़्यादा कहते हैं कि कामयाबी का सफ़र जब भी शुरू इंसान करता है तो बहुत ज़्यादा उसे हर्डल्स फेस करनी पड़ती है, बहुत ज़्यादा एक स्ट्रगलिंग पीरियड होता है जिससे वो गुजर कर आगे आता है। तो आज हमारे साथ जो गेस्ट मौजूद हैं उनका किस तरह से इस सफ़र का आगाज़ हुआ, किस तरह से उन्होंने जो है वो कामयाबी का सफ़र शुरू किया और अब किस तरह की सूरत हाल है, इसी तरह से और पूरे खेल कौन सा है वो भी मैं आपको बताती चलती हूँ। बैडमिंटन हर किसी ने सुना है, इसके कोर्ट्स में खेल खेला जाता है और जो है इंडोर ये गेम है जो खेली जाती है। इसके कितना पाकिस्तान में स्कोप है, इसका कितना फ्यूचर हो सकता है और कितना ज़्यादा लोग जो इसमें इंटरेस्टेड हैं वो अगर इसमें हिस्सा लेना चाहें तो उनके लिए क्या रोड मैप है, इसी हवाले से बात करने के लिए आज हमने स्टूडियोज में ज्वाइन किया है मुकीत ताहिर हैं, नेशनल बैडमिंटन प्लेयर। अस्सलाम वालेकुम मुकीत, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। साथ ही साथ ऐसे कैसे हो सकता है कि प्लेयर मौजूद हो और उनके कोच हमारे साथ मौजूद ना हो। बैडमिंटन कोच है मोहम्मद ताहिर। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। अब दोनों मेहमानों का बहुत शुक्रिया। कैसे मिजाज हैं और कैसी जिंदगी गुजर रही है मुकीत? जी अल्हम्दुलिल्लाह जी बिल्कुल ठीक, और ये जो रिसेंटली एक नेशनल चैम्पियनशिप का टाइटल लिया है तो अल्हम्दुलिल्लाह बहुत खुश हूँ मैं, और आपका बहुत शुक्रिया इनविटेशन के लिए, बुलाने के लिए इस शो में। ये हमारे लिए बड़े ऑनर की और प्राउड की बात है कि पाकिस्तान का इतना अच्छा टैलेंट निकल के जो है हमारे सामने आता है और हम लोगों के साथ उसे शेयर कर सकते हैं। मुकीत, बैडमिंटन की अगर बात करें तो बहुत सारे खेल जो है पाकिस्तान में खेले जाते हैं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली हमारे यहाँ खेलों को वो वैल्यू जो है ना वो मुकाम हासिल नहीं है जिस तरह से क्रिकेट को हासिल है। क्रिकेट में स्पेशली हर प्लेयर के साथ इसलिए बात करती हूँ क्योंकि क्रिकेट पर बहुत ज़्यादा सर्व किया जाता है, बहुत हाईलाइटेड रहती है, लेकिन दीगर हमारे जो खेल हैं उस तरह से उन पर फोकस नहीं किया जाता। तो आप समझते हैं कि पाकिस्तान में बैडमिंटन को जो है वो वैल्यू, वो मुकाम हासिल है? एग्जैक्टली जी, आपने जिस तरह बताया कि जिस तरह से क्रिकेट में प्लेयर्स पे जिस तरह फोकस किया जाता है फाइनेंशियली भी और हर लिहाज से, इवन स्पॉन्सर्स एंड ऑल दैट, और इसी तरह अगर हमारी बाकी गेम्स को भी इसी तरह की सपोर्ट मिले तो नो डाउट पाकिस्तान में बहुत अच्छा टैलेंट है जो कि वो इम्प्रूव कर सकते हैं हमारे प्लेयर्स।
और इसी तरह की अगर हमें सपोर्ट, जिस तरह अब देखा जाए कि जिस तरह से नेबरहुड कंट्रीज़ अपनी गेम्स को सपोर्ट कर रही हैं, ठीक है, उनके जो कोचेज़ ही हैं वो वर्ल्ड लेवल कोचेज़ हैं, जिसकी वजह से वो इम्प्रूव कर रहे हैं। और अगर हमें भी वो वर्ल्ड लेवल कोचिंग और इंटरनेशनल प्लेयर्स से खेलने का मौका मिले तो देयर इज़ नो डाउट दैट वी कैन अचीव दोज इंटरनेशनल टाइटल्स। बिल्कुल, और जिस तरह से भी आपने हालिया एक टाइटल अचीव भी किया है, जो आपकी बड़ी जो है वो अचीवमेंट है और बड़ी हमारे लिए भी प्राउड की बात है। तो उस टाइटल को अचीव करते हुए जब आपके नाम टाइटल हुआ, क्या फीलिंग्स थी, किस तरह का वो मोमेंट था? ये एक मेरे लिए तो देखें जी, नो डाउट एक बहुत लंबी स्ट्रगल है। अगर हम ट्रेनिंग देखा जाएं और जिस तरह से मेरे फादर ने मुझे ट्रेन किया है शुरू से, और हमारा हमेशा से ये इट वाज लाइक अ ड्रीम कम ट्रू। ये मेरा एक एम रहा था कि मैंने ये टाइटल जो है मुझे ये जीतना है बड़ी छोटी एज से। तो मेरे लिए तो एक इस तरह की ये अनएक्सपेक्टेड सी चीज़ थी, क्योंकि प्री क्वार्टर फाइनल्स ही मेरा नेशनल चैंपियन से था मुराद अली, जो कि हमारे पाकिस्तान के बहुत अच्छे प्लेयर हैं। जी जी जी। तो वो एक ऐसा टाइटल था कि बिल्कुल नो डाउट मैं अपकमिंग था, तो लेकिन प्लेयर्स जो मोस्ट प्रॉबली जो कॉमन था कि शायद मुराद जो है वो जीत जाएगा, क्योंकि रिसेंटली वो चैंपियन हुआ था। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह वो मैच जीता अपना प्री क्वार्टर फाइनल्स। उसके बाद मेरा क्वार्टर फाइनल्स और सेमीफाइनल्स भी मेरे उसी तरह के टॉप सीडेड प्लेयर्स से थे, और जो फाइनल था वो मेरा हाफिज इरफान जो कि पाकिस्तान नंबर 2 है उनसे था। तो मतलब बस इस तरह लड़ते 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 बस अल्लाह ताला ने एक टाइटल मुझे जो है ना मेरे नाम किया हुआ था, और मैंने मेहनत की और मुझे उसका फल मिला। बिल्कुल, और एक बड़ी जब आपको मेहनत का फल मिलता है तो वो मोमेंट जो है ना, बंदा अपनी पिछली पूरी स्ट्रगल जो है उसको भूल जाता है। और मैं अपने ऑडियंस को ये भी बताना चाहती हूँ कि बड़ी मज़े की बात ये है कि मुकीत के जो कोच हैं वो सिर्फ उनके कोच नहीं, उनके अब्बा भी हैं, और अब्बा के साथ खेलना तो बड़ा मुश्किल हो जाता होगा, क्योंकि अब्बा हजरात को थोड़ा आदत होती है डांट डपट करने की। तो सर, आपको बेटे को कोचिंग देते हुए क्या हर्डल्स फेस करनी पड़ी? लाड ज़्यादा उठाने पड़ते थे या डांट ज़्यादा सुनानी पड़ती थी? देखिए जी, अल्हम्दुलिल्लाह शुरू से ही मैंने अल्हम्दुलिल्लाह अपने बेटे को मतलब एक दोस्त बना के रखा है, दोस्त की तरह ही ट्रीट किया है। और इसी ने माशाल्लाह मतलब ये है कि इसका मैं दोस्त भी था, साथ बाप भी था, लेकिन किसी को ये नहीं लगा कि अल्हम्दुलिल्लाह कि हम आपस में बाप बेटा हैं, दोस्तों की तरह हम एक दूसरे को ट्रीट करते थे। वैसे भी आप उनके बड़े भाई लगते हैं, तो आप अब्बा लगते नहीं हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह जी, अल्लाह का शुक्र है कि मेरा बैडमिंटन जो स्टार्ट था ना जी, अल्हम्दुलिल्लाह मैं नेशनल चैंपियन भी हुआ, सारा कुछ। लेकिन उसके पीछे जी शेख अफजल साहब जी, जवाद क्लब के जो मालिक, अल्लाह उनकी मग़फ़िरत करे, तो ये बेड़ा उन्होंने उठाया था। अगर आज फैसलाबाद में बैडमिंटन जिंदा है ना, तो उनकी वजह से जिंदा है। इस चीज़ को मैं भूलूंगा नहीं, क्योंकि उन्होंने हमें हॉल प्रोवाइड करके दिया, हॉल बना के दिया। हमारे पास हॉल नहीं था, उन्होंने हमें हॉल बना के दिया। फिर स्पोर्ट्स के वो इतने लवर थे, ये मैं बता नहीं सकता, हमारे दिलों से उनके लिए दुआएं निकलती हैं जी। अब जो बेड़ा है ना जी, उनके बेटे जवाद अफजल साहब ने उठाया हुआ है, जो जवाद क्लब के मालिक हैं। जी जी। और उनके साथ माशाल्लाह नदीम साहब हैं, जो पूरी क्रिकेट को और बैडमिंटन को, जितनी भी स्पोर्ट्स है, उन सबको माशाल्लाह डील करते हैं। और मैं समझता हूं कि मैं अगर इंटरनेशनल प्लेयर बना था, पाकिस्तान मतलब नेशनल चैंपियन बना था, तो मैं उनकी वजह से बना था। ठीक है जी, मुझे उनकी सपोर्ट थी। इसको तो खैर अल्हम्दुलिल्लाह मेरा एक जो ख्वाब था कि ये बने, नेशनल चैंपियन बने, फिर वर्ल्ड चैंपियन बने, वर्ल्ड में अपना नाम पैदा करे। तो ये सारी चीजें, इसके पीछे भी जो है ना जी, जवाद साहब जो है ना जी, वो पूरा इसको सपोर्ट करते हैं, क्योंकि उनको पता है जी, ये जो पौधे बैडमिंटन के लगाए हुए हैं, उनके वाले साहब के लगाए हुए हैं। बिल्कुल ठीक है जी। तो ये मैं उनका बहुत शुक्रगुजार हूँ। अल्लाह जवाद अफजल साहब की मग़फ़िरत करे और जवाद साहब को अल्लाह ताला और तौफीक दे, क्योंकि वो जितना स्पोर्ट्स, आप देखें जवाद क्लब में आप अगर एंटर हो जाए ना, आपको पता चलेगा कि वहां स्पोर्ट्स की दुनिया है। ठीक है ना जी। क्रिकेट वहां इस तरह है कि जो भी बच्चा खेलना चाहे, अल्हम्दुलिल्लाह जो जिसमें टैलेंट है ना, वो उनको स्पॉन्सर करते हैं। इतना मैं कहता हूं, जितना क्रिकेट उधर खेला जाता है ना, कहीं भी नहीं खेला जा रहा इस वक्त, पूरे पाकिस्तान में नहीं खेला जा रहा। और इंडिविजुअल जो मतलब ग्राउंड है ना जी, वो उधर है। तो अल्लाह का शुक्र है। ये भी जो जब छोटा था ना जी, तो क्योंकि हमारे तो वो सीनियर थे शेख अफजल साहब, तो मैं उनके पास लेके गया था इनको कि ये देखें, इसकी बेसिक देखें, मुझे बताएं, क्योंकि वो हमारे सीनियर थे। उन्होंने माशाल्लाह उस वक्त कहा था कि ताहिर ये माशाल्लाह नेशनल चैंपियन बनेगा इंशाअल्लाह ताला। तो अल्लाह ने आज उनका ख्वाब भी पूरा किया है जी। तो मतलब जो
देखिए ख्वाब देखना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, फिर उतना ही ज़्यादा ज़रूरी होता है उस पर मेहनत भी करना। जैसे कि ताहिर साहब बता रहे होंगे कि आप बहुत ही अर्ली एज से आपने खेलना शुरू किया, तो सफ़र जारी बात है उनका शौक था जिसको आप आगे लेकर चले। तो क्या उम्र थी जब आपने फर्स्ट टाइम जो है वो बैडमिंटन को खेला और कोर्ट में गए? मैंने जो अपना सबसे पहला जूनियर टाइटल खेला था वो मेरा अंडर 14 था, जो कि कराची में हुआ था। और उस वक्त मेरी एज थी 11.5-12 साल मेरी एज थी। तो मतलब वो एक टाइम था जब मैंने इवेंट्स खेलना शुरू किए और अपनी गेम को थोड़ा उसमें मैं थोड़ा सा सीरियस हुआ था, क्योंकि तब भी एक ऐसी अचीवमेंट आई थी अंडर 14 चैंपियनशिप में। तो मैंने, और जिस तरह से अल्हम्दुलिल्लाह ये रिस्पेक्ट मिलती है, लोगों का प्यार मिलता है कोई अचीवमेंट की वजह से, तो उसके बाद मैं अपनी गेम को लेके बहुत सीरियस हो गया था। क्योंकि वैसे ही पेरेंट्स का तो कहते हैं सपोर्ट बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो आपके तो फादर ही आपके कोच थे, तो वो कहीं ना कहीं वो सपोर्ट मज़ीद स्ट्रांग होता हुआ महसूस किया और ज़्यादा हेल्पफुल रहा ये जी। हमें ये बहुत ज़्यादा एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है एक प्लेयर के लिए, पेरेंट्स की सपोर्ट। और पेरेंट्स की सपोर्ट एक अलग से एक, और आपको साथ ही एक ऐसे दोस्त की भी सपोर्ट मिले जिस तरह का मेरा और मेरे वालिद साहब का याराना है। तो वो एक ऐसी सपोर्ट थी कि इस सपोर्ट के बगैर तो नो डाउट कि मैं इतनी अचीवमेंट्स ले सकता। और उसके साथ ही मेरी मदर की अचीवमेंट्स, मेरी वो अचीवमेंट्स कह रहा हूँ, सॉरी, सपोर्ट, मेरी मदर की सपोर्ट रही है। और फिर मेरी सिस्टर्स हैं, ठीक है, वो हमेशा ऐसे दुआएं और मेरी डाइट का ख्याल उन्होंने किया है हमेशा। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है कि जब आप खेल रहे हो तो आपकी रूटीन क्या है, लाइफ रूटीन क्या है, उस लाइफ रूटीन पर भी आएंगे। लेकिन सर उससे पहले मैं ये जानना चाहती हूँ कि क्या फैसलाबाद में इस तरह से कॉमनली क्लब्स मौजूद हैं या हमारे पास इस तरह से बैडमिंटन कोर्ट्स हैं जहाँ पे जाके दूसरे बच्चे भी जो है अगर बैडमिंटन को के खेल को आगे लेके चलना चाहते, अपना करियर बनाना चाहते, तो उनके लिए वो सहूलियात मौजूद है? बिल्कुल जी, मौजूद हैं, बल्कि 3-4 जिम्नेजियम है इधर, ठीक है। और लेकिन ये चीज़ है, इधर फुकदान ये है कि जी जिम्नेजियम तो बन गए, सारा कुछ हो गया, लेकिन जितना मर्जी बड़ा जिम्नेजियम हो जाए, जितनी मर्जी फैसिलिटीज हो जाए, अगर उसमें अच्छा कोच नहीं है ना जी, वो खंडर है, ठीक है। और यही हाल है इधर हमारे फैसलाबाद में भी कि यहाँ कोचेज जो डिवीजन मतलब डिवीजन लेवल पे, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे किसी को ये उस तरफ तवज्जो कोई दिला ही नहीं रहा या कोई दे नहीं रहा कि इधर कोचेज होने चाहिए, कैंप लगने चाहिए बच्चों के, ठीक है। अब मैं साहिवाल रहा हूँ, तकरीबन 10-15 साल रहा हूँ, तो उधर अल्हम्दुलिल्लाह मैंने खुद से मतलब ऐसी क्लास की नर्सरी बनाई है जी, वहाँ से बच्चे बच्चियाँ निकाली हैं जो पंजाब यूनिवर्सिटी में अपनी फ्री एजुकेशन ले रहे हैं, ठीक है। तो मतलब ये भी मुकीद भी माशाल्लाह ये गवर्नमेंट कॉलेज लाहौर से इसने FSC की है, डिविजनल पब्लिक स्कूल साहिवाल से माशाल्लाह इसने वो मैट्रिक किया है। वहाँ सिर्फ ये था कि मेरा अपना एक पैशन था, मेरा अपना एक शौक था। इसके साथ जितने बच्चे भी लगे हैं, बल्कि उनके अलावा भी अल्हम्दुलिल्लाह मैं उनको ट्रेनिंग दे रहा हूँ, ठीक है जी, अल्लाह का बड़ा शुक्र है। लेकिन इधर फुकदान यही है कि इधर कोचेज, प्लेयर भी हैं, सारा कुछ है, लेकिन किसी को ये मतलब नेशनल लेवल के अच्छे अच्छे प्लेयर हैं, किसी को ये नहीं कहा जाता कि यार ये आप ये जिम्नेजियम है, ये आप संभालो, ये आप इधर कोचिंग करवाओ या कैंप लगाओ, 1 महीने का लगाओ, 2 महीने का लगाओ, जिनमें बच्चे इंप्रूव करते हैं। हमारे दौर में तो ये था, स्कूल लेवल पे बड़ा कंपटीशन था। हाँ जी, हाँ, और मतलब वहाँ ये था कि स्कूल लेवल पे ऐसा कंपटीशन था कि लोग स्कूलों में एक दूसरे के स्कूल से बच्चे कहते थे आप मेरे पास आ जाओ, मैं फ्री एजुकेशन देते हैं, ये करते हैं, वो करते हैं। अब तो ये कंसेप्ट ही खत्म होता जा रहा है और इसी तरह बच्चों का शौक भी कम होता जा रहा है। अब तो मोबाइल का दौर हो गया जी, ठीक है जी। इसको मैट्रिक तक अल्हम्दुलिल्लाह मैंने मोबाइल के नजदीक भी नहीं आने दिया, क्योंकि मुझे इससे रिजल्ट चाहिए था। बिल्कुल, इससे मुझे बड़ा कहना जी फलां कजन के पास मोबाइल है जी, वो आईफोन है, मैंने कहना नहीं, आप मैट्रिक कर दो फर्स्ट डिवीजन, उसके बाद आपकी जरूरत है आप ले लो। वैसे भी सर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि हम अपने बच्चों को जो है वो फिजिकल गेम्स में ज़्यादा इन्वॉल्व करें रादर देन के डिजिटल गेम्स पे। अब हम देखते हैं कि छोटा सा बच्चा अगर माँ उसको खाना भी खिला रही है तो फ़ोन पहले ही आईपैड उसके हाथ में देंगी और फिर उसके बाद वो जो है खाना शुरू करता है। तो ये पेरेंटिंग भी इसमें बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व होती है। बहुत ज़्यादा जी, बहुत ज़्यादा। देखिए मैं इसी चीज़ों का तो ध्यान रखना है जी कि मैं तो इस दौर में खुशकिस्मत उस बंदे को समझता हूँ जो शाम को और सुबह ग्राउंड में जाते हैं, खेलते हैं। बच्चे हेल्दी एक्टिविटीज तो है नहीं, ठीक है जी। मोबाइल का जो मर्जी पूछ लो, बल्कि हम लोगों को इतना नहीं पता होता, हम कहते हैं यार ये बता दो ये क्या है, ये क्या है, मतलब ये चीजें। तो अब तो दौर जी और है, लेकिन बच्चों को इस तरफ आना चाहिए। और मेन इस वक्त जो इंस्टीट्यूट है ना जी, वो है जवाद क्लब।
मैं कहता हूं जी उससे बड़ा कोई इंस्टीट्यूट नहीं है जहां हर बच्चे को बगैर पूछे और बगैर पैसे के उधर खिलाया जाता है जी। अच्छा, वो वहाँ पे फ्री ऑफ कॉस्ट है? फ्री ऑफ कॉस्ट खिलाते हैं जी। और जो मुस्तक बच्चे हैं उनको बल्कि बाकायदा मैंने उन बच्चों को देखा है जी जिनको जवाद साहब ने बैट लेके दिए हैं, पूरा पूरा सामान, जिनको शौक है ना जी कि ये हमने खेलना है, हमारे पास सामान नहीं है, ये उन्होंने पूरा पूरा सामान लेके दिया। मतलब अगर एक हिसाब से देखा जाए तो हमारी हुकूमत की यहाँ पे मैं समझती हूँ थोड़ा लैक कर रहे हैं, क्योंकि बच्चों के लिए इक्विपमेंट्स देना और बच्चों के लिए फैसिलिटीज प्रोवाइड करना जो है वो गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है कि वो करें। तो आप समझते हैं कि यहाँ पे अभी जो है वो इस चीज पे काम करने की जरूरत है? बहुत ज्यादा जरूरत है जी। जैसे मैं कहता हूँ जी सिर्फ जवाद साहब को फॉलो कर ले, ठीक है। इस बच्चे का चैंपियन होना जो है ना जी ये उनका हाथ है। उन्होंने बहुत सपोर्ट किया। ये जब भी 2 बार नेशनल चैंपियन ये फाइनल हारा है तो वो बेचारा घर में बैठा यही देख रहा होता था कि यार अल्लाह करे बस ये बच्चा आगे निकले, ये बच्चा आगे निकले। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मेरे से ज्यादा जवाद खुश है जी, वो मेरा दोस्त भी है जी। क्योंकि बहुत ज्यादा जरूरी होता है कि जब बच्चा मेहनत करता है और उससे मेहनत का जब सिला मिलता है, और हार जीत जो है वो गेम का हिस्सा होता है। जब आप हारते हो और फिर से एकदम से उठते हो तो उस जीत का मजा ही अलग होता है। बैडमिंटन के हवाले से मजीद बात करेंगे, वक्त तो एक छोटी सी ब्रेक का। विल बी राइट बैक आफ्टर अ शॉर्ट ब्रेक। वेलकम बैक आफ्टर अ शॉर्ट ब्रेक। आप देख रहे हैं सिटी एट10। खेलों के हवाले से बात करें तो हमेशा से डिफरेंट तरह के खेलों से ताल्लुक़ रखने वाले प्लेयर्स हमारे पास आते हैं, और ये हमारे पास एक बड़ा कीमती असासा है पाकिस्तान का। अगर हम इन पे मेहनत नहीं करेंगे, इनको वो सहूलियात, वो फैसिलिटीज़ नहीं देंगे कि वो आगे बढ़ के नेशनल लेवल पे खेल सके, इंटरनेशनल फॉरम पे पाकिस्तान को रिप्रेजेंट कर सके, तो मुझे लगता है कि हमारी खुद के साथ बहुत बड़ी ज़्यादती होगी। लेकिन हमारे यहाँ अनफॉर्चुनेटली बहुत सारी ऐसी जगहों पर हम लैक कर रहे हैं जहां पे काम करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, और गवर्नमेंट को जो है ना वो होश के नाखून लेने की ज़रूरत है कि वो थोड़ा सा अपने जो खेलों का शोबा है उसकी तरफ गौर करे, अपने प्लेयर्स के लिए एक प्रॉपर प्लेटफॉर्म्स मुहैया करे ताकि बच्चे आगे बढ़ सकें, सीख सकें। स्कूलों से हम ये सिलसिला शुरू कर सकते हैं, लेकिन हमारे यहाँ स्पोर्ट एक्टिविटी हम देखते हैं कि टाइम के साथ साथ बहुत कम होती जा रही हैं। मुकीत हमारे साथ मौजूद हैं जो बैडमिंटन के प्लेयर हैं, अभी बड़ी हालिया इनकी अचीवमेंट भी रही है। तो मुकीत, आपने तो जैसे बताया कि 14 साल की उम्र से आपने सफ़र को शुरू किया, तो रूटीन कैसा था उस टाइम पे, कितना टफ हुआ, और अब रूटीन कैसा है? उस टाइम पे रूटीन हमेशा से ही देखें एक प्लेयर की एक बड़ी एक सेम रूटीन रहती है, एक सेम शेड्यूल रहता है ट्रेनिंग का। तो उस टाइम पे रूटीन देखें, उस रूटीन में अब्बू की डांट भी बड़ी सुनी है क्योंकि वो बिल्कुल ग्रोइंग एज थी। और लेकिन इन्होंने कभी मुझे डिसअपॉइंट इस तरह से, मतलब जब भी मैं अगर कोई अच्छा मैच या किसी ओपोनेंट से अगेंस्ट लूज किया है तो इन्होंने हमेशा मुझे मोटिवेट किया। और ये एक प्लेयर के लिए बहुत ज़रूरी होता है क्योंकि आजकल आपको भी पता है कि प्लेयर्स के जो हैं वो लेग पुलिंग बहुत ज़्यादा होती है, और जो हमारे जो ओपोनेंट्स होते हैं और हमारे जो कलीग्स होते हैं वो इतनी लेग पुलिंग करते हैं कि बंदा कहता है यार नहीं यार अब मेरा ट्रेनिंग को दिल नहीं करता। तो इसीलिए इन्होंने कभी मुझे इस चीज़ से डिमोटिवेट नहीं होने दिया, हमेशा मोटिवेट ही किया। और उसकी वजह से ही मैं हमेशा, मेरे दिल में यही रहा है कि नहीं मैंने लड़ना है, मैंने फाइट करना है, मैंने ट्रेनिंग करनी है। तो मतलब अगर इन द बिगिनिंग ऑफ दैट एज अगर मुझे कोई मैचेस मैंने लूज भी किए हैं तो इन्होंने मुझे इस तरह से मोटिवेट किया है कि हम एक टाइम आएगा। और इसी तरह मैं अल्हम्दुलिल्लाह जब अंडर 19 का चैंपियन हुआ था तो मेरे लिए वो चैंपियनशिप एक इस तरह बहुत इजी थी क्योंकि मैं ऑलरेडी सीनियर्स में परफॉर्म कर रहा था, क्वार्टर फाइनल सेमीफाइनल्स में खेल रहा था। क्योंकि एक प्लेयर का मेंटली स्टेबल होना, स्ट्रांग होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है, क्योंकि जब आप खेल रहे होते हैं तो क्राउड का पूरा एक बड़ा प्रेशर होता है आप पे। तो उसमें जो इस तरह की ट्रेनिंग होती है ना, आपको जो मोटिवेट किया जाता है, आपको जो सपोर्ट किया जाता है, वो बहुत अहम किरदार अदा करती है। बिल्कुल ऐसे है जी, बिल्कुल ऐसे। ये एक वो क्राउड तो देखें, हूटिंग वगैरह ये सब कुछ चलता है क्राउड में, नो डाउट, लेकिन ये एक एज तक मैटर करता है। लेकिन जैसे जैसे आप प्रोफेशनलिज्म में जाते रहते हैं तो आपको ये चीज़ें मैटर नहीं करती, आपका सारा फोकस ही फिर कोर्ट की हद तक रह जाता है। बिल्कुल। और मेरे साथ भी इसी तरह ही हुआ है हमेशा। और जब वही ऑडियंस जो आपके इन द बिगिनिंग आपके अगेंस्ट होती है, जब वो देख रहे होते हैं कि आप परफॉर्म कर रहे हैं या जीत रहे हैं, तो वही सारी ऑडियंस जो है वो फिर आपको सपोर्ट करना शुरू कर देती है। तो वोटिंग किसी भी सूरत में हो, चाहे वो आपके अगेंस्ट हो या आपकी फेवर में हो, जाहिर बात है उसका एक प्रेशर होता है। और जैसे लोग आप पे ट्रस्ट करना लगते हैं, मुझे लगता है ये भी एक अपने आप में एक अलग किस्म का प्रेशर होता है कि अच्छा आप लोगों को मुझे देख रहे हैं, पसंद कर रहे हैं, उनके लिए भी जीतना, खुद के लिए भी, कोचेस के लिए भी। तो बड़ा एक वो भी डिफरेंट तरह का फेज और एक डिफरेंट तरह का एक्सपीरियंस रहा होगा ना, एक्सप्लोजर एक डिफरेंट होता है प्लेयर के लिए। बिल्कुल बिल्कुल, हमेशा से ही।
हमेशा से ही है। बिल्कुल। और इसमें जैसे ट्रेनिंग के हवाले से आप बात कर रहे थे कि कोचिंग की तो हमने बात की ही, ट्रेनिंग के लिए कितना जो है वो रूटीन में कितने आवर्स आप ट्रेनिंग करते हो, और आपका खाने पीने का, डाइट का और वैसे रूटीन क्या रहती है, क्योंकि जैसे कि आप स्टडी भी करते हो तो कैसे फिर पूरे दिन को मैनेज करते हो? ये मेरा स्टडी तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं IBA से अपना BBA ऑनर्स मेजर मेरा मार्केटिंग है जो कि मैं कंप्लीट कर चुका हूँ रिसेंटली। अच्छा, माशाल्लाह जी। और ट्रेनिंग के आवर्स अगर देखा जाए मॉर्निंग और इवनिंग ट्रेनिंग के, तो ये तकरीबन दिन के 7 से 8 घंटे बनते हैं टोटल ट्रेनिंग के। ओके। तो मॉर्निंग ट्रेनिंग के और कोड ट्रेनिंग के, मॉर्निंग ट्रेनिंग ऑलमोस्ट मेरे 3 से 3.5 घंटे उसमें लगते हैं, और जबकि इवनिंग कोड ट्रेनिंग में मैं ऑलमोस्ट रहता हूँ 4 से 5 घंटों तक मैं कोर्ट में रहता हूँ। और यही एक ट्रेनिंग का शेड्यूल होता है, और इसी को मेंटेन रखने की वजह से ही फिर एक ऐसी स्टेबिलिटी आती है गेम में, और वो मैचेस के लिए बहुत ज़रूरी है। क्योंकि हम लोग जाहिर बात है पंजाबी थोड़े से चटखोरे टाइप भी होते हैं, हाँ तो कभी होता है कि चीट करने का दिल किया कि अच्छा आज डाइट खाना नहीं है, तो फिर उसमें करते हैं? अब्बा इजाजत देते हैं या? अब्बा देखें जी, अब्बा खुद माशाल्लाह एक ऐसे कुक भी हैं, खाना शाना बड़े अच्छा, देसी जो खाने हैं ना ये बनाते हैं, और मेरे लिए तो खास तौर पे बनाते हैं। इवन जब भी मैं यूनिवर्सिटी से घर आता हूँ छुट्टियों पे, या किसी ट्रेनिंग कैंप से घर आता हूँ वेकेशंस पे, तो ये बड़े शौक से मेरी अम्मा को कह देते हैं कि तुमने आज किचन में नहीं जाना है, मेरा बेटा आ रहा है तो मैं इसके लिए ये देसी चीज़ें, पाए, निहारी, ये सब कुछ, मटन, ये सारा कुछ जो है ना ये बड़े शौक से करते हैं। तो मतलब वो ही डाइट जो है एक प्लेयर के लिए बड़ी अच्छी, उसके लिए मतलब यही चीज़ें जो है इस तरह की डाइट ही होनी चाहिए प्लेयर की, और ये वो मेरे सारे शौक पूरे करते हैं। और एक चीट डे नो डाउट होता है वीक में, मतलब संडे है या सैटरडे वीकेंड पे, तो वो उसका पूरा मैं फायदा उठाता हूँ, मीठा भी खाता हूँ उसमें सब कुछ खाता हूँ। हाँ, उसमें फिर दबा के, क्योंकि चीट डे बहुत इंपॉर्टेंट है और मीठे के बगैर नहीं रहा जाता। जैसे कि बता रहे हैं आप बड़े अच्छे कुक हैं, तो पहले खिलाते हैं और बाद में फिर आप ट्रेनिंग के थ्रू उसको बैलेंस भी करवाते होंगे इनसे। बल्कि ज्यादा करवाते हैं फिर कि मैंने खिलाया इतना अच्छा है तो अब ज्यादा करो ट्रेनिंग। बिल्कुल। तो ये एक वो बड़ी स्टेबल सी सिचुएशन आपको रखनी, पर आप पे इस पे ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी आती होगी ना? देखिए जी, अल्हम्दुलिल्लाह शुरू से ही ये बचपन में भी इसकी डाइट बड़ी कम थी जैसे भी, तो मेरी कोशिश होती थी कि ये ऐसी डाइट ले कि जिसकी जरूरत है इसको, ठीक है जी, वो बड़ा कुछ इसके सामने रखना, लेकिन ये बड़ी थोड़ी सी डाइट थी, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह साथ साथ अब इसको पता चल गया कि मेरी जिस्म को मुझे डाइट चाहिए, अच्छी चाहिए, तो उस हिसाब से ये माशाल्लाह डाइट भी अच्छी ले रहा है। तो अल्लाह का शुक्र है जी, जब ये आता है टूर्नामेंट से हमें शौक होता है जी, चले अकेला माशाल्लाह बेटा है जी, मेरी 2 बेटियां हैं माशाल्लाह, एक अरुमा है जी, वो माशाल्लाह उधर बर्मिंघम में है माशाल्लाह, उसकी शादी हो गई हुई है। अच्छा, माशाल्लाह। हाँ जी, तो वो उधर से दुआएं आती है इसके लिए। इधर बेटी उसवा है माशाल्लाह, वो बड़ी इसके लिए दुआएं करती है, दिन रात दुआएं। हम लोग पूरी फैमिली इसी तरह ही होता है जी, कि वो कहती है भाई गया हुआ है, कोई अल्लाह करे अब इसके साथ कोई ऐसा मिसहैप ना हो जाए, ये ना हो जाए, वो हो जाए। तो अल्लाह ने इस बार बड़ी दुआएं बड़ी की हैं जी। ये लकीली ये जो टाइटल है ना जी, ये अल्लाह ने दिया है हमें। तो ये ऐसा था कि 4 मैच पॉइंट दूसरे बंदे के आ जाएं, तो उसके बाद ये जीता है तीसरी गेम में। 4 मैच पॉइंट, आप मैच कहीं देखें तो 4 मैच पॉइंट उसके आ चुके थे, जो हम बिल्कुल दिल हार बैठे थे, और बिल्कुल अचानक से जो आपको कामयाबी मिलती है और उसका तो मजा ही कुछ और है। उसका और जितने हमारी देखने वाली ऑडियंस है उनके लिए नेक्स्ट सेशन बड़ा ही मजे का रहने वाला है कि उनके लिए कैसे स्कोप हो सकता है, अगर वो बैडमिंटन को ज्वाइन करना चाहते हैं तो किस तरह से कर सकते हैं। इसी हवाले से मजीद बात करेंगे। वक्त तो एक छोटी सी ब्रेक, विल बी राइट बैक आफ्टर अ शॉर्ट ब्रेक। एक्सपीरियंस तो आपने बता दिया कि किस तरह से आपने इस जर्नी को स्टार्ट किया। नए देखने वाले जो बच्चे जो स्टार्ट करना चाहते हैं, एक तो उनके लिए बेस्ट एज क्या सजेस्ट आप करेंगे कि उनको कितना अर्ली जो है बैडमिंटन के साथ जुड़ना चाहिए, और जब वो आते हैं तो बच्चों का बड़ा हौसला एक कमज़ोर सा होता है, उतना कॉन्फिडेंस भी नहीं होता है, तो किस तरह से अपने कॉन्फिडेंस को बूस्टअप कर सकते हैं? आप अपने एक्सपीरियंस से जो न्यूली कमर्स बच्चे हैं उनको क्या मैसेज देना चाहते हैं? देखें जी, एक प्लेयर के लिए यंग एज अगर देखा जाए, मैंने इंटरनेशनल भी टूर्स किए हैं, तो जब मैं देखता था कि उनके 6-6, 7-7 साल के जो बच्चे थे, वो उनकी इस तरह की बेसिक्स होती है प्लेयर्स की, तो एक प्लेयर जो है उसकी यही स्टार्टिंग एज होती है, वो यहीं इसी एज से ही उसमें इस तरह का पैशन आ जाता है। मुझे तो मेरे फादर बताते हैं कि मैं इतना पैशनेट नहीं था इस एज में अपनी गेम को लेके, अच्छा, लेकिन ये थे, ये पैशनेट थे और ये चाहते थे कि इनके कुछ ख्वाब थे मुझे लेकर कि मैंने अपने बच्चे को इस तरह का प्लेयर देखना है।
तो ये अब मैं बचपन में हर बच्चे को देखें जी, स्वीट्स का, चॉकलेट्स का शौक होता है। बिल्कुल। तो मैं अब क्लब जाता नहीं था, मैं बोर होता था इनको खेलते देख के कि अब्बा मैंने घर जाना है मैंने। हाँ। तो ये कहते थे कि यार ये तो बड़ा काम खराब है, इसमें तो शौक पैदा नहीं हो रहा, लेकिन उन्होंने कभी मुझे फोर्स नहीं किया। हाँ। तो ये कहते थे, मैं शुरू में क्या करता था, तुम्हें चॉकलेट्स लेके अपने साथ क्लब ले जाता, तुम वहां पे बैठ के चॉकलेट्स खाते थे, गेम देखते थे या नहीं देखते थे, और इसी तरह चॉकलेट्स खाते खाते ना एक दिन तुमने मुझे कहा कि मैंने खेलना है और मैंने भी स्टार्ट करना है, तो नॉकिंग तुमने शुरू कर दी, और इसी तरह की जर्नी से ही फिर मैंने ऐसा स्टार्ट लिया। तो मैं तो यही एडवाइस करूंगा पेरेंट्स को भी जो अपने बच्चों को खिलाना चाहते हैं कि उनका पहले इंटरेस्ट देखें किस चीज़ में, फिर उस इंटरेस्ट से उनको उस तरफ लेके आए जिस तरफ वो चाहते हैं, कभी फोर्स ना करें किसी भी बच्चे को। और बहुत बार हम ये भी देखते हैं कि बच्चे को चाहे होते हैं, पेरेंट्स उस तरह से उनका सपोर्ट नहीं करते हैं, तो बच्चा फिर उस तरह से इन फ्यूचर शाइन भी नहीं कर पाता अगर वो किसी दूसरी फील्ड में चले देखिए, जाता है। सपोर्ट अगर पेरेंट्स को देखा जाए कि कुछ सपोर्ट नहीं भी करते हैं, उसका रीज़न सिर्फ ये है कि जिस तरह आपने बात की क्रिकेट की, जिस तरह से वो गेम प्रमोट है हमारे पाकिस्तान में हर लिहाज से, तो इसी तरह अगर बाकी गेम्स पे भी फोकस किया जाए ना, तो डेफिनेटली मेरा नहीं ख्याल कि कोई भी अपने पेरेंट्स जो हैं, जो माँ बाप हैं, अपने बच्चों को रोकेंगे कि नहीं तुमने जाके ट्रेनिंग नहीं करनी है, तुमने जाके, उनका हमारे सिर्फ एक ये माइंडसेट अब बन गया हुआ है, बल्कि बना दिया गया हुआ है, सिर्फ सपोर्ट और उस तरह से स्टेबल जो बाकी गेम्स नहीं है, उसी वजह से कि नहीं तुमने डॉक्टर बनना है, तुमने इंजीनियर बनना है, या तुमने ये बनना है वो, मतलब सपोर्ट्स में इसी वजह से, क्योंकि अगर जब तक आप पेरेंट्स भी डेफिनेटली अगर मेहनत कर रहे हैं तो उनके अपने बच्चों से बेनिफिट्स भी तो चाहिए ना कि हमारा बच्चा इस लेवल पे जाए। हाँ। तो हमारी इसलिए मैं ये समझता हूँ कि अगर हमें भी उस तरह से सपोर्ट दी जाए ना बाकी प्लेयर्स को, तो मेरा नहीं ख्याल कि कोई पेरेंट्स भी जो ऐसे होंगे वो अपने बच्चों को सपोर्ट ना करें। हमारे यहाँ कंपटीशन जो चैंपियनशिप्स हैं वो भी बहुत कम होती हैं। एग्जैक्टली, क्योंकि अक्सर औकात ये सुनने में आता है, देखें इंटरनेशनल टूर्स जो हैं बाकी जो कंट्रीज हैं वो साल में 10-10, 12-12 इंटरनेशनल टूर्स करते हैं, अपने प्लेयर्स को करवाते हैं जो कंट्रीज हैं, लेकिन हमारे सबसे बड़ा इशू आ जाता है फंड्स का। ठीक है, वो फंड्स के इशू की वजह से हम प्लेयर्स जो हैं वो इंटरनेशनल टूर्स ज़्यादा नहीं कर पाते हैं, क्योंकि अगर जितने ज़्यादा इंटरनेशनल टूर्स करेंगे प्लेयर, पाकिस्तानी प्लेयर्स, उनकी एक रैंकिंग बनती है वर्ल्ड लेवल पे। एग्जैक्टली। ठीक है, और वो रैंकिंग जो है वो इवेंट्स खेलने से इम्प्रूव होती है। ठीक है, तो वो इवेंट्स खेलने से जैसे जैसे रैंकिंग इम्प्रूव होती है, डेफिनेटली प्लेयर इम्प्रूव करता है और उसे पता होता है कि ये मेरे कॉम्पिटिशन्स हैं। हाँ। ये ट्रेनिंग कर रहे हैं तो मुझे इतनी ट्रेनिंग की जरूरत है। बिल्कुल। ठीक है, तो उसी तरह की सपोर्ट अगर हम प्लेयर्स को भी मिले तो डेफिनेटली वी कैन इम्प्रूव। बिल्कुल, और हर तरह के खेल को जो है वो इक्वली यहाँ पे जो है इम्पोर्टेंस देने की भी बड़ी ज़रूरत है हुकूमत की तरफ से, ताकि जो है वो इंटरनेशनल लेवल पे जाके भी रिप्रेजेंट कर सके कंट्री को। सर, बैडमिंटन में अगर बात करें, माशाल्लाह आपका बेटा जो है वो एक कामयाब प्लेयर बन चुका है और अल्लाह करे कि और भी कामयाबियाँ इनका मुकद्दर बने। लड़कियों का कितना इंटरेस्ट है इस खेल में? लड़कियों का जी देखिए, लड़कियों का इंटरेस्ट जो है ना जी, बल्कि लड़कों का भी कम हो गया, लड़कियों का क्या रहना है जी। ठीक है, जब स्पोर्ट नहीं है, गवर्नमेंट की तरफ से कोई स्पोर्ट नहीं है, कोई मतलब कोई हौसला अफजाई नहीं है। पहले स्कूलों के, कॉलेजेस के मैचेस होते थे, प्रॉपर लड़कियों के होते थे मैचेस, जो उनके स्कूल कॉलेजेस में होते थे सारा, तो वो बड़ा कंपटीशन होता था, उनमें से बच्चे बच्चियां निकाले जाते थे। हाँ जी। अब ऐसा कोई सीन नहीं है। अब ऐसा मतलब बच्चों ने आना छोड़ दिया, ग्राउंडों में बच्चों ने आना छोड़ दिया। ये पेरेंट्स पे आता है जी कि वो बच्चों को हेल्दी एक्टिविटीज की तरफ लेके आए, बच्चियों को लेके आए, बच्चों को लेके आए, और ख़ास तौर पे ये मैं गवर्नमेंट से ये मेरी दरख्वास्त है कि ये स्कूलों में ये ज़रूरी कर दें स्पोर्ट्स। अगर ये ज़रूरी हो जाएगा, पहले इनको पॉइंट्स का होता था जी, फलां स्कूल जीतेगा उसको इतने फंड्स मिलेंगे, फलां स्कूल जीतेगा उसको इतने फंड, वो बड़ा कंपटीशन था। अब ऐसा कोई सीन ही नहीं है कि स्पोर्ट्स को पूछा ही नहीं जाता, जिसकी वजह से हमारे बच्चे जो है ना जी वो बिल्कुल फारिग हो चुके हैं। थोड़ा सा भागते हैं उनको सांस चढ़ जाता है। ठीक है ना, किसी को कोई स्ट्रगल की कोई आदत है कि बच्चा कोई, बच्चे भी कंफर्ट जोन में रहना सीख गए हैं। वही जो आपने पहले बात की थी कि हम मोबाइल फोन्स बच्चों के हाथों में दे देते हैं, और स्कूल एक ऐसा मैं समझती हूँ जगह है जहाँ पे आप अपने दोस्तों के साथ मिलकर नहीं भी चाहते हुए जो है ना आपको इंटरेस्ट आ जाता है। और आप वो बड़ा एक इम्पॉर्टेंट है कि अगर हम स्कूल कॉलेज लेवल से ही बच्चों के लिए आसानियां पैदा करें। पेरेंट्स का तो इसमें किरदार होना ही चाहिए, इसमें हमारी हुकूमती जो है ना इन्वॉल्वमेंट वो बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। जी शुरू से मुझे पता ही नहीं था। हाँ। भाई मेरा बैडमिंटन खेलता था, हम लोग स्कूल में बस जाते थे तो इसी तरह देख देख के उधर जो कंपटीशन देखते थे, जो विनर होता था उसको स्टेज पे बुलाया जाता था, उसके इवज ये होता था कि उससे कहा जाता था तुम बताओ
एक छुट्टी चाहिए, 2 छुट्टी चाहिए, वो छुट्टियां दिलवाता था बच्चों को, ठीक है। तो ये मेरा एक ख्वाब था कि यार मैं क्यों नहीं। तो उस कंपटीशन में फिर आहिस्ता 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 अल्हम्दुलिल्लाह ये सीन हो गया कि एक दिन मैं भी स्टेज पे खड़ा होकर कह रहा था, वो मेरा प्रिंसिपल मुझे कह रहा था जितनी छुट्टियां आप बोलोगे उतनी छुट्टियां होगी, लेकिन मेरे कान में कह रहा था एक ही करना यार प्लीज। तो मैं खड़ा होकर बड़े आराम से मैंने कहा जी आज मेरा भी दिन है, मैं भी मतलब इन बच्चों को छुट्टी। तो आपने खुद कितना टाइम तक खेलते रहे और फिर कोचिंग की तरफ किस तरह से? देखिए जी बैडमिंटन में तो मैं आया हूँ लेट, मैं अंडर 17 था, 16 था, अंडर 16 था तब आया हूँ बैडमिंटन में, और अल्हम्दुलिल्लाह अंडर 18 का मैं नेशनल चैंपियन हो गया था। अच्छा माशाल्लाह। वो भी इनकी बदौलत। अगर ये शेख अफजल साहब ना होते या ना सपोर्ट करते तो मेरा नहीं ख्याल मैं इंप्रूव कर सकता था, मैं आगे जा सकता था। उन्होंने एक 24 घंटे के लिए हमें हॉल दिया हुआ था जी। अच्छा। कि आप जब मर्जी आओ, जब मर्जी हॉल खुलवाओ, आपके लिए खुला है। और अल्हम्दुलिल्लाह जी वो ऐसी फैसिलिटीज थी उस वक्त कि लो जी जब मर्जी जाना है, जिस तरह मर्जी जाना है। नहीं तो क्लबों की एक टाइम होता है, उस वक्त सिर्फ एक क्लब होता था, पुलिस क्लब, पुलिस सिटीजन क्लब होता था जहां टाइम लेना पड़ता था। तो उन्होंने अल्हम्दुलिल्लाह जी हमें एक हॉल प्रोवाइड करके दिया, ठीक है। और अल्लाह का शुक्र है वहां से हमने नहीं देखा कि क्या टाइम है, हम दोपहर को जा रहे हैं, शाम को जा रहे हैं, सुबह जा रहे हैं, वो हमारे लिए 24 घंटे का हॉल था। बिल्कुल। तो उसकी वजह से मैं इसीलिए मैं कहता हूं जी, मैं उनका एहसान है, बैडमिंटन के ऊपर उनका एहसान है कि आज अगर फैसलाबाद में कोई पाकिस्तान के प्लेयर निकल रहे हैं ना, तो ये उनकी बदौलत है। अल्लाह ताला उनकी मगफरत करे कि ये उन्होंने हॉल दिया था तो जो सारा कुछ ये हुआ है। तो मैं कहता हूं जी मैं खुशकिस्मत ही कहता हूं जो ग्राउंडों में जाते हैं बच्चे, जो बच्चियां, तो चाहिए गवर्नमेंट को चाहिए कि इस चीज का प्रॉपर कुछ करें, तो बजाय इसके कि फलां चीज में ये नाम, फलां चीज में ये नाम, ये इसमें थोड़ी अट्रैक्शन लेके आए। बिल्कुल। और ग्राउंड जितने हमारे वेल मेंटेन होंगे, जितना अच्छा उनको मेंटेन किया जाएगा, एक तो एक्टिविटी बढ़ती है और दूसरा जो कंपटीशंस होते रहते हैं उसमें बच्चों में बड़ी जो है ना वो स्पिरिट उनमें आती है। और अगर उसमें आप छोटे मोटे इनाम रख जाएं तो वो ज्यादा उनको जो है वो अट्रैक्ट करते हैं। इनाम छोड़े जी, सिर्फ एजुकेशन फ्री कर दे अच्छे प्लेयर्स की, एजुकेशन अच्छे प्लेयर की फ्री कर दे तो बच्चे पेरेंट्स उसके हिसाब से भी कहते हैं कि यार हमारे ये पैसे बच गए, चले ये बच्चे खेल रहे हैं, ये फ्री हमारे स्कॉलरशिप पे खेल रहे हैं, सारा कुछ। इस चीज का भी बड़ा दखल है जी। बिल्कुल। क्योंकि अब स्कूलों में प्राइवेट स्कूल हो चुके हैं, गवर्नमेंट स्कूलों में इस चीज का कोई ट्रेंड नहीं रह गया। नहीं तो कंपटीशन, ऐसा कंपटीशन होता थे कि मेरा ख्याल है इसने भी नहीं देखे वो कंपटीशन। पहले हमारे यहाँ बड़ा रुझान होता था हॉकी का, क्रिकेट का, कबड्डी का, स्क्वॉश तक खेली जाती थी, बैडमिंटन, हर तरह का खेल खेला जाता था। लेकिन अभी टाइम के साथ जैसे जैसे ये तमाम चीज़ें बढ़नी चाहिए, हमारे यहाँ जो है अनफॉर्चुनेटली बहुत ज़्यादा सहूलियात का फुकदान है। सर आपका बहुत शुक्रिया, आपने हमें और हमारे प्रोग्राम को। और एक चीज़ और मैं बोलना चाहूँगा कि अगर स्कूल लेवल से अगर ये निकला है ना जी अल्हम्दुलिल्लाह, तो ब्रिगेडियर करमानी साहब और मुदस्सर साहब जो DPS साहिवाल के प्रिंसिपल है ना जी, उनकी बदौलत, क्योंकि उन्होंने माशाल्लाह पहली दफा अगर किसी बच्चे को स्कॉलरशिप पे उधर पढ़ाया ना जी, वही बात तो है कि अगर अच्छी सपोर्ट हो तो हमारा टैलेंट जो है वो उसी तरह से पॉलिश होता है। मुकेत आपका बहुत शुक्रिया, आपने हमें हमारे प्रोग्राम को वक्त दिया एंड बेस्ट ऑफ लक आपके फ्यूचर के लिए। सर आपका बहुत शुक्रिया, आप दोनों मेहमान आए और हमें वक्त दिया। और जितने भी देखने वाले हैं, मैं हमेशा से यही कहती हूँ कि बच्चों को अपने पेरेंट्स की सपोर्ट बहुत ज्यादा जरूरी है और हुकूमती इदारों को भी चाहिए कि वो इस तरह की कोई पॉलिसीज, इस तरह का कोई सिस्टम लेकर आए ताकि हम अपने खेलों को फरोग दे सकें। अल्लाह पाक आपके लिए, हमारे लिए, हमारे मुल्क पाकिस्तान के लिए ढेर आसानियां पैदा करें। अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखिएगा। टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफिज।